चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड। हम लोग सिंगल एंट्री वाला चैप्टर कर रहे थे। 5 क्लास ऑलरेडी हो चुका। आज 5वां क्लास है कि 6th है? 6th है। आज 6th क्लास है सिंगल एंट्री का। आज हम लोग क्वेश्चन तो जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे। एक छोटा सा नया टॉपिक भी सीखेंगे जिसका नाम है टर्नओवर रेशियोज। क्या सीखेंगे? टर्नओवर रेशियोज। मेरे को लगता है बचपन में आपने ये टर्नओवर रेशियोज के बारे में सुना होगा। डेटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एक्सेट्रा। आज उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। पहले मैं डिस्कस करूंगा जो हमने लास्ट क्लास होमवर्क लिया था। क्वेश्चन 18 एंड 20 शायद आपके होमवर्क थे। फटाफट 18 डिस्कस करते हैं। इजी क्वेश्चन था। 20 थोड़ा सा बढ़िया था बट 18 इजी था। अगर ट्राई किए होंगे तो बना होगा। सुबह भी बच्चों ने बनाया था, बहुत सारे बच्चों ने बनाया था। स्टार्ट करता हूं। बातचीत बंद कर बाबू। होमवर्क डिस्कशन में अगर आप लोग बातचीत करेंगे तो मैं होमवर्क डिस्कस करना ही बंद कर दूंगा। बातचीत ना करें प्लीज। मिस्टर वाई कीप्स हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑन 31 मार्च 2006 हिज बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ये जो बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये नॉर्मली बैलेंस शीट कौन सा बैलेंस शीट होता है? ओपनिंग बैलेंस शीट। क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएल तो हमको बनाने बोलेगा, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी बना के दे दिया, ड्यूली टैलीड कैपिटल वगैरह निकाल के दे दिया, तो हम लोगों को वापस बनाने की जरूरत। चेक कर लेते हैं अकाउंट में क्या क्या बनाएंगे। डेटर बनाएंगे, बिल रिसीवेबल बनाएंगे, कैश बैंक बनाएंगे, क्रेडिटर बनाएंगे, बिल्स पेएबल बनाएंगे। एक्सपेंसेस अगर आपको लगे प्रीपेड आउटस्टैंडिंग दोनों दिया हुआ है, बनाना है तो बना लीजिएगा। इसमें भी अगर इंश्योरेंस का खर्चा अलग से दिया है, टोटल एक्सपेंस नहीं देके इंश्योरेंस अलग दिया है, नॉर्मल एक्सपेंस अलग दिया है, तब हम लोग बिना अकाउंट बनाए भी डायरेक्टली पीएल में एडजस्टमेंट कर देंगे। बट अगर सब खर्चा एक साथ मिला के दिया है तो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग दोनों रहने से मैं हमेशा बोलता हूं अकाउंट बना लो, ताकि कोई सिली मिस्टेक के कारण हम गलती ना करें। 4 अकाउंट 5 अकाउंट ये, और जरूरत पड़ा तो एक्सपेंस अकाउंट भी बनाएंगे। हमको कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन का समरी दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। मेरे को जो ये ट्रांजैक्शन दिया है ना, कहीं पे भी चेक और कैश का अलग अलग बाइफर्केशन नहीं है, और क्लोजिंग बैलेंस भी दोनों का कंबाइन करके दिया है। तो इस बार जो मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा वो कंबाइंड कैश एंड बैंक बनेगा। 2 अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। आगे फर्दर इंफॉर्मेशन में जीपी दिया है 10% ऑन सेल्स। जब भी जीपी परसेंटेज दिया रहेगा मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से हमेशा एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बिल एंडोर्स्ड, एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, डेप्रीशिएट फिक्स्ड एसेट एट द रेट 10%। फिक्स्ड एसेट का भी डेप्रीसिएशन रेट दिया हुआ है जो हमको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस दिया हुआ है, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बोल रहे ट्रेडिंग पीएल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ 31 मार्च 2007 का। डन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, फटाफट डिस्कस कर रहा हूं, चेक करते जाना। हाथ में पेंसिल और चेक करते जाए फटाफट। जहां गलती हो उनको मार्क करें। सबसे पहले मेरे को दिया है फिक्स्ड एसेट, ओपनिंग बैलेंस 2,25,000। ये जो फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो ऑलरेडी आया हुआ है। क्लोजिंग निकालने से पहले मेरे को पता है चेक करना पड़ेगा कोई परचेज सेल हुआ या नहीं, एंड डेप्रिसिएशन तो था ही, वो तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। एक बार मैं हड़बड़ी में इसको क्लोज नहीं कर रहा हूं, इसको डॉट मार के छोड़ रहा हूं। बाद में जब आएगा तब हम लोग इसका एक बार में काम कर लेंगे। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक 9,15,000। बताइए कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक 9,15,000। आगे चले। डेटर का ओपनिंग बैलेंस, डेटर अकाउंट में टू बैलेंस बीडी 2,22,000। बिल रिसीवेबल टू बैलेंस बीडी 90,000। प्रीपेड इंश्योरेंस, अगर आपने एक्सपेंस का अकाउंट बनाया है तो प्रीपेड आ जाएगा एसेट साइड में, टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में 3,000, टू बैलेंस बीडी 3,000। नहीं बनाया है तो डॉट कर लो, बाद में जब खर्चा पीएल में दिखाएंगे तब काम कर लेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस 1,20,000, तो ये आ जाएगा कैश अकाउंट में, टू बैलेंस बीडी 1,20,000। लाइबिलिटी साइड ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल बोल के 450। क्रेडिटर अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी 187,500। बिल पेएबल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी 8,70,000। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, अगर एक्सपेंस अकाउंट बनाया है तो बाई बैलेंस बीडी 67,500। नहीं बनाया है तो डॉट करके छोड़ दो, बाद में एक बार काम कर लेंगे। अगर अकाउंट बनाया है तो टिक कर देना, क्योंकि इनका काम हो चुका है। आपने बैलेंस दिखा दिया, वो डिफरेंस करके अपने आप पीएल में चला जाएगा, वापस एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं।
सबसे पहला ट्रांजैक्शन दिया कैश सेल्स 1,10,70,000। अगर कैश सेल्स हुआ है तो कैश अकाउंट में 2 सेल्स और ये सेल्स चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 1,10,70,000। तो कैश अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों में चेक करो, दिखा दिया क्या। नेक्स्ट कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा मिला तो कैश अकाउंट में 2 डेटर 22,65,000 और डेटर अकाउंट में बाई कैश 22,65,000। चेक कर लो। पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश अकाउंट में बाई क्रेडिटर 1,12,60,500 और क्रेडिटर में 2 कैश 1,12,60,500। नेक्स्ट बिल्स पेएबल का पेमेंट, तो कैश अकाउंट में बाई बिल्स पेएबल 12,22,500 और बिल्स पेएबल में 2 कैश 12,22,500। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, नाम देखो क्या दिया हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब सारा एक्सपेंस मिला जुला के दिया हुआ है। अगर सन्ड्री एक्सपेंस मतलब सारा एक्सपेंस मिला जुला के दिया हुआ है तो आपको अकाउंट बना लेना चाहिए, क्योंकि आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सबका ज्ञान है। एक्सपेंस को अगर मैं कैश अकाउंट में दिखाऊंगा तो बाई एक्सपेंस और एक्सपेंस अकाउंट में दिखाऊंगा तो 2 कैश। कितना रुपया 931,050। ये डायरेक्टली पीएल में मत भेजना, पीएल में तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडजस्ट करके आएगा। आगे डोमेस्टिक यूज के लिए ड्राइंग किया है तो कैश में बाई ड्राइंग 3,60,000 और ये ड्राइंग चला जाएगा बताओ कहां, बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस। क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी 1,90,950 और ये बैलेंस शीट में चला जाएगा 1,90,950। ग्रॉस प्रॉफिट का सेल्स का रेशियो 10%। मेरे पास अभी ना सेल्स है पूरा ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, क्योंकि अभी मेरे पास दोनों ही नहीं है, मैं इसको यूज नहीं कर सकता, डॉट करके छोड़ रहा हूं। आगे बिल रिसीवेबल फ्रॉम डेटर ड्यूरिंग द ईयर, मेरे को डेटर से बिल मिला, जर्नल एंट्री बीआर टू डेटर, तो बीआर में 2 डेटर आ जाएगा 6,52,500, डेटर में बाई बीआर आ जाएगा 6,52,500। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डेटर में बाई डिस्काउंट अलाउड 54,000 और ये चला जाएगा पीएल में 2 डिस्काउंट अलाउड 54,000। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, क्रेडिटर में आ जाएगा 2 डिस्काउंट रिसीव और पीएल में आ जाएगा बाई डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल मैंने इंडोर्स किया क्रेडिटर को, तो बिल रिसीवेबल में बाई क्रेडिटर 22,500 और क्रेडिटर में 2 बिल रिसीवेबल 22,500, लाइबिलिटी खत्म हो गया। नेक्स्ट एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पेड बोल रहा है और तुमको पता है ऊपर कैश बैंक ट्रांजैक्शन में ऑलरेडी सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड का डिटेल दिया हुआ। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो फ्लैट बेसिक असम्पशन यही होना चाहिए कि उस सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट आ गया, यानी ये वाला पेमेंट भी ऑलरेडी हमने कैश अकाउंट में दिखा रखा है, तो वापस कैश अकाउंट में प्रीमियम नहीं दिखाना है क्योंकि वो ऑलरेडी सन्ड्री एक्सपेंसेस में आ चुका है। डन है बात। ये हम लोग पेमेंट करते हैं 1 अगस्त एवरी ईयर फॉर एनुअल। अगर एनुअल के लिए पेमेंट करते हैं मतलब इसका बेनिफिट 1 अगस्त से लेकर नेक्स्ट 1 अगस्त 2017 तक चलेगा। 2017 31 मार्च तक तो ये इस साल का खर्चा है, बट जो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का एडवांस दे दिए उसको हमको अलग करना पड़ेगा। इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस। 4 महीने का बता 9,000 इंटू 4/12 3,000। सर हम लोग ना इसको बाई इंश्योरेंस करके कैश में वापस दिखा दिए, ये गलती हो गया थोड़ा सा, क्योंकि सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड जब दिया हुआ है दैट मींस बेसिकली सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट उसके अंदर इंक्लूडेड है। ये सेम चीज हम लोग लास्ट में एक सम में किए थे, मैंने एक सम करवाया था, मैं आपको दिखाता हूं, वो सम में जाओ याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 देखो, वहां पे कैश बुक में सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया हुआ था और नीचे इंश्योरेंस अलग से दिया हुआ था, तो हम लोग बोले वो इंश्योरेंस ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है क्योंकि कैश बुक बना के दिया है और वहां पे इंश्योरेंस का अलग से खर्चा नहीं है, मतलब उसके अंदर इंश्योरेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इस क्वेश्चन में भी जो इंश्योरेंस दिया हुआ है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर कोई अलग से दिखाया होगा ना 9,000, उसका कैश में डिफरेंस आ गया होगा 9,000 का। अगर नहीं दिखाओगे तो देखना कैश बुक अपने आप टैली कर जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा, वो 9,000 जो डिफरेंस आ रहा है वो इसी के कारण आ रहा है क्योंकि इसका डबल पोस्टिंग हो गया, एक सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर और एक अलग से इंश्योरेंस पेमेंट। ठीक, अब मेरे को बता, ये प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा क्या बोल के, एसेट है, एसेट ओपन होता है टू बैलेंस बीडी, जब क्लोज होता है बाई बैलेंस सीडी 3,000, और ये एसेट है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा कितना 3,000, तो ये मेरे एक्सपेंस अकाउंट में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा 3,000। आगे चलते हैं, डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट बाई 10%।
फिक्स्ड एसेट का कोई परचेज सेल का जिक्र नहीं है, तो सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज करूं। ओपनिंग बता फिक्स्ड एसेट कितना था, 2,25,000, 10% का डेप्रिसिएशन तो 22,500। पीएल में डेबिट साइड 22,500 का खर्चा और बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट आ जाएगा 2,25,000 माइनस 22,500, दैट इज 2,02,500 आ गया। बैलेंस शीट में एसेट 2,02,500, पीएल में डेप्रिसिएशन 22,500। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाई क्लोजिंग स्टॉक 975 और एसेट साइड में 975। डेटर का बैलेंस दिया हुआ है, बाई बैलेंस सीडी और एसेट साइड में डेटर आ जाएगा 2,10,000। बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी 210 और एसेट साइड में आ जाएगा 210। बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी 210 और लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा 210। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट में टू बैलेंस सीडी 7,500 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 7,500। डन, क्वेश्चन खत्म हो गया। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बाकी है जीपी का, मेरे को एक एक करके बताओ। एक्सपेंस अकाउंट में जाओ, पीएल में कितना जाएगा, 871,050। डेबिट साइड में देख क्या क्या दिख रहा है, 3,000 दिख रहा होगा, एक पेमेंट दिख रहा होगा बड़ा सारा 9,31,050, एक क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा होगा 7,500 और क्रेडिट साइड में दिख रहा होगा 67,500 और 3,000। डिफरेंस आ जाएगा 871,050, ये पीएल में जाएगा, तो पीएल में टू एक्सपेंस आ जाएगा 871,050। डन, खत्म। नेक्स्ट, बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल्स पेएबल अकाउंट, ध्यान से, ओपनिंग दिया हुआ था, क्लोजिंग दिया हुआ था, पेमेंट दिया हुआ था, बट इस साल में कितना बिल एक्सेप्ट किया वो बताया ही, तो निकलेगा बिल्स एक्सेप्टेड, यानी क्रेडिटर में चला जाएगा 562500, ये चला जाएगा बिल पेएबल से क्रेडिटर में, आएगा बाई क्रेडिटर और क्रेडिटर में आएगा टू बिल पेएबल। क्रेडिटर अकाउंट को चेक करो, क्रेडिटर अकाउंट को परचेज बाकी है और क्लोजिंग बैलेंस भी बाकी है, अभी उसको क्लोज नहीं किया जा सकता, ठीक है। बिल रिसीवेबल अकाउंट में जाओ, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, कितना बिल ड्रॉ किया वो दिया है, बट बिल का कलेक्शन बताया ही, तो बताओ बिल रिसीवेबल अकाउंट से बिल्स कलेक्टेड 5,10,000। सुनना, बिल्स कलेक्टेड का जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो कैश में आ जाएगा 2BR 5,10,000। बीआर अकाउंट में ओपनिंग है, क्लोजिंग है, कितना बिल एक्सेप्ट किया वो भी दिया, मतलब कितना बिल ड्रॉ किया वो भी दिया हुआ है। तो अगर ये दे दिया तो कुछ ना कुछ तो बिल में साल भर होगा जो कलेक्ट हुआ होगा, वो हमसे छुपाया है, तो जो भी डिफरेंस फिगर है बाई कैश बोल के आ गया 5,10,000, कैश में 2BR। अब मेरे को एक चीज बता, डेटर अकाउंट, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, कलेक्शन है, सेल्स बाकी है, तो क्रेडिट सेल्स कितना निकलेगा, 29,59,500। ये क्रेडिट सेल चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टोटल सेल्स पता है कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, टोटल सेल्स आ जाएगा 1,10,70,000 प्लस 29,59,500, 1,40,29,500। अब इसका जीपी है 10%, तो इसका जीपी 10% करोगे तो जीपी आ जाएगा 14,02,950। जीपी आ गया। अब सुन, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स है, जीपी है, तो डिफरेंस निकल जाएगा परचेज, परचेज निकाल लो, 1,26,86,550 आ गया क्या परचेज। अब सुन, इस परचेज का एक दिक्कत है, कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज है, कुछ बोला, अजम्पशन हड़बड़ी में लेना सही नहीं रहेगा, तो एक बार वेट करें इस परचेज को बाइफरकेट करने के लिए। अब क्रेडिटर बंद नहीं हो सकता तो कैश बैंक में जाओ, कैश बैंक टैली हो गया, टैली हो गया मतलब अब उसमें कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन, मतलब कोई कैश परचेज है ही
तो ये पूरा का पूरा परचेज पता है क्या बन जाएगा? क्रेडिट परचेज। मैंने अज्यूम नहीं किया है, मैंने देखा जब बैंक से अलग से कोई पेमेंट हुआ ही नहीं है परचेज के लिए, मतलब ये जितना भी परचेज है, ये कौन सा परचेज है? क्रेडिट परचेज। ये क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर अकाउंट में पुट कर दो बाई परचेज 12686,550। तो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, एक सेकेंड, 986,550, ये क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसको बैलेंस शीट में पुट कर दो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। यहां तक ठीक है? अब सुन, ट्रेडिंग हो गया, पीएल में हां, एनपी बता। 497,400 और बैलेंस शीट टोटल बता फाइनल। ये आपका टोटल आंसर है इस क्वेश्चन का। किसका किसका सही हुआ? गुड गुड, सही किए चाचा। गुस्से वाले भैया, नाम क्या है तेरा? श्रीवंश वत्स, ओके ठीक है। इसका दोस्त लोग क्या है रे? छेड़ने वाला लोग, देवेश, और एक भी था, हाँ वो रहा, दोनों साइड में, ठीक है। अच्छा लड़का है, इसको तुम लोग पिनकाया मत करो रे, तुम लोग बहुत पिनकाता है, हम देखे इसको। 18 लिख लिया आपने आंसर? जिनका नहीं आया कम से कम आंसर लिख लो और ट्राई करो, बन जाएगा। मैंने डिस्कस कर दिया है बनाना आपको। अगर मैं सब हाथ से आपको बनवाऊंगा एक एक करके तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड, यू विल नेवर लर्न। थोड़ा सा बनाना खुद से, मैं डिस्कस करूंगा सारा। हाँ, कुछ नहीं लिखना है। क्यों लिखना है? आपने कैलकुलेट कर लिया, अब सीधा जहां प्रीपेड इंश्योरेंस दिखाओ ना एक्सपेंस में, वहां पे ब्रैकेट में लिख दो 9,000 इंटू 4/12। इतना सिंपल कैलकुलेशन का अलग से नोट देने का जरूरत नहीं है। डन। क्वेश्चन 20 अच्छा क्वेश्चन था ये एग्जाम में आया था अभी 2 टर्म पहले शायद। अच्छा क्वेश्चन है ये। सिंगल एंट्री में ये सब क्वेश्चन आएगा तो 15 या 20, बड़े क्वेश्चन 20, नॉर्मल क्वेश्चन 15। भैया अगर 10 का आ गया तो करना ही नहीं चाहिए, एकदम लास्ट में टाइम मिले तो माथा लगाना। अगर 10 मार्क का ऐसा क्वेश्चन दे दे जो अभी किए, एग्जाम में टाइम का वर्थ, वो 10 मार्क के लिए टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। एकदम लास्ट में करना, अगर तुमको लगता है करना ही है तो एकदम लास्ट की तरफ करना, लास्ट क्वेश्चन या सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन कभी भी ये 10 मार्क का अटेम्प्ट मत करना, टाइम बहुत लग जाएगा। एक भी जगह गलती हो गया तो कॉन्फिडेंस पूरा खराब हो जाएगा। हर चीज का एक मार्क्स होता है, अगर उतना मार्क्स का आएगा तो मैं पहले करूंगा, नहीं आएगा तो मैं बाद में कर लूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं छोड़ देना, मैं ये बोल रहा हूं कर लेना, बट लास्ट की तरफ करना। पहले करने बैठोगे टाइम वेस्ट कर दोगे, पैनिक हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन कभी भी पहले अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। अगर 10 का दे, 15 या 20 का दे और तुमको लगता है मैनेजेबल है टाइम के हिसाब से, पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन। क्वेश्चन नंबर 20, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ मेजर सनशाइन ट्रेडर्स। सबसे पहले ये लोग दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, तो हमको एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा ताकि मैं ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकूं। सर ओपनिंग कैपिटल ना ऑलरेडी दे दिया, बट तुमको पता है क्या छुपा लिया? स्टॉक छुपा लिया। तो हम लोग एक बैलेंस शीट बनाएंगे सो एज टू चेक कि कोई मिसिंग फिगर है तो वो कैलकुलेट हो जाए। अभी मेरे को दिख रहा है स्टॉक इज द मिसिंग फिगर, वो कैलकुलेट हो सकता है। अगर कैलकुलेट हो सकता है तो मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना चाहिए। हो सकता है लास्ट में जाके इंफॉर्मेशन दे कि भैया ये चीज बाकी हमने बताया नहीं, तुम ओपनिंग बैलेंस निकाल लेना। इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में बनाऊंगा, क्योंकि यहां पे परफेक्टली बना के टैली करके, जब कोई अकाउंट बना के टैली करके तुमको पकड़ा दे, तुम वापस मत बनाओ। बट जब खाली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हो सकता है इन इंफॉर्मेशन में कुछ इंफॉर्मेशन अभी भी मिसिंग हो, तुमको हमेशा वो अकाउंट बनाना चाहिए। आगे क्या क्या अकाउंट बनाएंगे बताना? डेटर, क्रेडिटर। इसका मतलब बताओ तो क्या है? आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस। ये सब हम लोग एस्टिमेशन से पे नहीं करते।
प्रोविजन मतलब यह बोलना चाह रहा है कुछ खर्चा लग चुका है, आउटस्टैंडिंग है जो हम नेक्स्ट ईयर पेमेंट करेंगे। ये वर्ड प्रोविजन गलत यूज किया है, वर्ड होना चाहिए था आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। सारे खर्चे हम लोग प्रोविजन बना के प्रोवाइड नहीं करते हैं, वही चीजें प्रोवाइड करते हैं जिनका हमको एस्टिमेशन करना पड़ता है, जो एक्चुअल बेसिस पे हमको पता नहीं है। आगे, स्टॉक का बनाने का जरूरत नहीं है, लोन का बनाने का जरूरत नहीं है, बैंक बनाऊंगा मैं, कैपिटल बनाने का जरूरत नहीं है। तो सिर्फ 3 अकाउंट बनाना है, डेटर, क्रेडिटर, बैंक, और एक बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट। आगे अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, बातचीत बंद कर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, डिस्काउंट अलाउड, रिसीव्ड, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, सैलरी, सेलिंग एक्सपेंस, सेल्स, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, ये मार्जिन थोड़ा ध्यान रखना, 1/4। बैकडेट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ ज्ञान दिया और बोले इज टू बी प्रोवाइडेड। इज टू बी प्रोवाइडेड का मतलब हमको करना है, ऊपर वाले बैलेंस में किया हुआ नहीं है, ठीक है। एक मशीन सेल हुआ है जिसका बुक वैल्यू 20,000 एट ए लॉस ऑफ 7,500। एक मशीनरी परचेज हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट भी सेल हुआ है, लोन हमने पार्टली रीपे कर दिया टुगेदर विद इंटरेस्ट, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर 31 मार्च 19। हमको बोला फाइनल अकाउंट्स बना के दो, तो हम लोगों को बनाना है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, इधर ओपनिंग बैलेंस शीट, डेटर, क्रेडिटर और बैंक। स्टार्ट करें फटाफट, सुनते जा एक एक करके। लैंड एंड बिल्डिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट 2.5 लाख एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एक बार मैं रुकूंगा, देख के लग रहा है कोई परचेज सेल नहीं है, सिर्फ डेप्रिशिएट करना है, क्योंकि 2.5 लाख ओपनिंग 2.5 लाख क्लोजिंग मतलब कोई परचेज सेल नहीं है, बट डेप्रिसिएशन तो प्रोवाइड करना है ना, वो बोला था टू बी प्रोवाइडेड, तो वो बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। प्लांट मशीनरी ओपनिंग बैलेंस शीट 1,10,000, क्लोजिंग में रुक जाओ, परचेज सेल डेप्रिसिएशन आएगा। ऑफिस इक्विपमेंट 52,500, क्लोजिंग में रुक जाओ, डेप्रिसिएशन वगैरह आएगा। तो मैंने तीनों चीज ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दी, क्लोजिंग के लिए मैं इंफॉर्मेशन का वेट करूंगा। डेटर दिया हुआ है, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी, 77,750, 1,10,250, ये चला जाएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी, तो डेटर अकाउंट में गया और वहां से ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी 47,500, और ये चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। प्रोविजन फॉर ऑफिस एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट कितना जाएगा 10,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट 7,500। सुन, अभी इसका काम है, पीएल में जब खर्चा दिखाएंगे तो इसको देखना होगा, एक बार डॉट करके छोड़ रहा हूं, बैलेंस शीट में दिखा दो। स्टॉक दिया है क्लोजिंग वाला, बाई क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 32,500 और बैलेंस शीट में आ जाएगा क्लोजिंग में 32,500। लॉन्ग टर्म लोन दिया है, बैलेंस शीट में दिखा दो लायबिलिटी साइड 62,500, 50,000। इसका कुछ रीपेमेंट वगैरह के बारे में बाद में बोला है, तो बाद में जाके चेक करूंगा, डॉट। बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, टू बैलेंस बीडी 12,500, ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट में 456, 250 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी ओपनिंग कैपिटल 456, 250, ये दोनों जगह जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल के बिना क्लोजिंग बैलेंस शीट हम लोग बना नहीं सकते, क्योंकि उसी से हम लोग निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो 456, 250 ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ गया। इस क्वेश्चन का खास बात यह है, ये बता दिया। नॉर्मली क्या करता है, कैपिटल का फिगर छुपा लेता है और हमको बोलता है वो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लो। डन है बात? आगे चलते हैं। पहला दिया कलेक्शन फ्रॉम डेटर, बोल। बैंक अकाउंट में टू डेटर 462,500, डेटर में बाई बैंक 462,500। क्रेडिटर को पेमेंट किया, बैंक में बाई क्रेडिटर 262,500 और क्रेडिटर में टू बैंक 262,500। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, डेटर में बाई डिस्काउंट अलाउड 2750 और पीएल में टू डिस्काउंट अलाउड 2750। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर में टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2250 और पीएल में बाई डिस्काउंट रिसीव्ड 2250। ऑफिस एक्सपेंस पे किया है तो बैंक में बाई ऑफिस एक्सपेंस 21,000। अब ये ऑफिस एक्सपेंस कहां जाएगा, बट पीएल में जब जाएगा आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करके 21,000 माइनस 10,000 प्लस 7,500, 18,500 पीएल में ऑफिस एक्सपेंस जाएगा, ओपनिंग वाला लेस और क्लोजिंग वाला ऐड। ये कर देना नहीं तो गलती हो जाएगा। तो पीएल में ऑफिस एक्सपेंस जाएगा 18,500 और बैंक अकाउंट में बाई ऑफिस एक्सपेंस 21,000। नेक्स्ट सैलरी पेड 16,000, बैंक में बाई सैलरी 16,000 और पीएल में टू सैलरी 16,000।
सेलिंग एक्सपेंस पेड, बैंक में बाई सैलरी बाई सेलिंग एक्सपेंस 7,500 और पीएल में 2 सेलिंग एक्सपेंस 7,500। नेक्स्ट, टोटल सेल 6,25,000, क्रेडिट सेल्स है 80% ऑफ टोटल सेल्स, बाइफरकेट कर लोगे, 5 लाख क्रेडिट सेल और 1,25 हो गया कैश सेल, कर पाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में सुनिए ना, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना आएगा? 625। जो कैश सेल है वो कैश अकाउंट में 2 सेल्स 125, जो क्रेडिट सेल है डेटर अकाउंट में 2 सेल्स 5 लाख, क्योंकि सेल्स अगर कैश में है तो वो कैश अकाउंट को इफेक्ट करेगा, अगर क्रेडिट सेल्स है तो डेटर अकाउंट को इफेक्ट करेगा। तो मेरे को सेल्स दोनों जगह दिखाना पड़ेगा, कैश अकाउंट में भी डेटर अकाउंट में भी। डेटर में कितना गया? 5 लाख, कैश में कितना गया? 1,25,000, ट्रेडिंग में पूरा आ जाएगा 6,25,000। डन है बात? आगे चलते हैं। क्रेडिट परचेज 2,70,000, क्रेडिट परचेज दिया हुआ तो क्रेडिटर अकाउंट में बाई परचेज 270 और ये ट्रेडिंग में चला जाएगा 2 परचेज। नेक्स्ट, कैश परचेज बोल रहा है 40% ऑफ टोटल परचेज, अगर कैश 40% है तो क्रेडिट 60। अब सुनना, यूनिटरी मेथड, 60 बराबर 270 तो 40 बराबर कितना? 180 आ गया, 270 प्लस 180 टोटल परचेज आ गया 450। अब सुन, क्रेडिटर अकाउंट में बाई परचेज 270, बैंक अकाउंट में बाई परचेज 180 और ट्रेडिंग में 2 परचेज, टोटल हो गया 450। दिखा दिया तीनों। तो ये कैसे निकला? 60 बराबर 270 तो 40 बराबर कैश कितना होगा वो पता चल जाएगा, और कैश पता चल गया तो ऐड कर दोगे तो टोटल भी पता चल जाएगा। डन। आगे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट। मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है, बट मेरे पास सेल्स है। अगर ऑन कॉस्ट 1/4 है तो सेल्स का 1/5, 6,25,000 का 1/5, 1,25,000 का जीपी आना चाहिए। चेक कर लो 1,25 का जीपी आया कि नहीं। अब अगर जीपी निकल गया, सब कुछ दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा। मैं लिख रहा हूं, पहला मिसिंग फिगर जीपी 125, दूसरा मिसिंग फिगर ओपनिंग स्टॉक बोल, ये 82,500 कहां चला जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो यहां से निकला, ओपनिंग बैलेंस शीट में बैठा दिया। डन है बात? आगे चलते हैं, आगे चले। नेक्स्ट, बैड डेट 2250, तो डेटर में बाई बैड डेट 2250, पीएल में 2 बैड डेट 2250। यहां तक सारा काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लाइन, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एज फॉलोज। ध्यान से, लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%। सुना, लैंड बिल्डिंग का कोई परचेज सेल नहीं था तो 250 ओपनिंग था, उस पर 5% 12,500, ये 12,500 पीएल में आ जाएगा और लैंड एंड बिल्डिंग का फाइनल बैलेंस आ जाएगा 237,500। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 12,500 और लैंड एंड बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस 237,500, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी का 10%, बट तुमको पता है कुछ परचेज सेल का ज्ञान दिया हुआ है। पहले मैं पढ़ता हूं लाइन, ऑन 1/10/2018 द फर्म सोल्ड मशीन हैविंग बुक वैल्यू 20,000 एज ऑन इतना एट अ लॉस ऑफ 7,500। 20,000 का मशीन 7,500 के लॉस में बेचा। कितने में बेचा? 11,500 क्यों रे? 12,500 क्यों नहीं? वेरी गुड। आप अगर इस 20 से इस 7,500 को कंपेयर करेंगे ना, गलत हो जाएगा। ये 20 ओपनिंग बैलेंस है, जबकि बेचा है 1/10/2018। तो ध्यान देना है। अगर मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊं, फर्नीचर, सॉरी क्या था, प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग बुक वैल्यू था 20,000 लेस डेप्रिसिएशन 6 महीने का 1,019। अब सुन, लॉस है 7,500, तो मेरे को बता सेल वैल्यू 11,500। यहां तक ठीक है। इधर से मेरे को बताना, बैंक अकाउंट में जाएगा 2 प्लांट एंड मशीनरी, पैसा आया 11,500, भूल जाता है बच्चा। बैंक अकाउंट में 2 प्लांट एंड मशीनरी 11,500 पैसा आया। पीएल अकाउंट में 2 डेप्रिसिएशन 1,000 और पीएल अकाउंट में 2 लॉस ऑन सेल 7,500। तीनों चीज बैठाना है, डेप्रिसिएशन भी आएगा, लॉस भी आएगा 7,500 और बैंक में 11,500 भी आएगा। बच्चा बैंक में दिखाना भूल जाता है, डेप्रिसिएशन और भी आएगा, अभी 1,000 खाली इसका है। डन है क्या बात? अब सुन, एक बार हिसाब मिलाते, इधर आओ।
फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट ओपनिंग था 1,10,000, इसमें से 20,000 का बेच दिया, 90 से हो गया 165, 75 का परचेज, और वो परचेज का ना डेट दिया हुआ है, डेट 1/1/19। तो डेप्रिसिएशन देख कैलकुलेट कर रहा हूं, सुन इधर देख, डेप्रिसिएशन ऑन बैलेंस इक्विपमेंट 90,000 पे 10% पूरे साल का 9,000, और 75,000 जो परचेज किया 10% इंटू 3/12 1875, 1875 टोटल कितना हो गया रे? 10,875। अगर पीएल का बात करो तो टोटल डेप्रिसिएशन 10,875 ये, 1,000 उसका, तो आ गया 11,875। बैलेंस शीट का बात करो तो बैलेंस शीट में 10,875 जो बचा हुआ है सिर्फ उसका, जो बिक गया उसका डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब ध्यान से मेरे को बता, पीएल में टोटल डेप्रिसिएशन कितना दिखाऊं? 11,875 सिर्फ प्लांट मशीनरी का, लॉस 7,500, यहां तक ठीक है। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी देख 165 का बैलेंस दिया हुआ है माइनस डेप्रिसिएशन 10,875, तो कितना बचेगा? 154, 125। ये सेम काम एक क्वेश्चन में करवाया था फर्नीचर को लेके, सेम काम एकदम, बस उसमें इतना ही था, वो फर्नीचर बिगिनिंग पे खरीदा हुआ माना था तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ था। यहां पे डेट दे दिया तो मैंने अजम्पशन नहीं लिया। सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया था। फर्नीचर क्लियर है पक्का? सॉरी, प्लांट मशीनरी क्लियर है। आगे ऑफिस इक्विपमेंट बोला सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू ऑन 1/4/18, कुछ बिका है और बोला बुक वैल्यू पे ही बेच दिया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ध्यान से, ओपनिंग ऑफिस इक्विपमेंट 22,500, 52,500, क्लोजिंग 42,500, तो कितने का सेल हुआ है? 10,000, और बोल रहा है बुक वैल्यू पे बेच दिया, तो बेच के कितना आया? 10,000। ध्यान से, बेच के 10,000 आया तो बैंक अकाउंट में दिखाना भूलना मत। बैंक अकाउंट में 2 ऑफिस इक्विपमेंट 10,000, ये भूल जाते हैं बच्चे। बैंक अकाउंट में 2 ऑफिस इक्विपमेंट 10,000, ये बेच के पैसा आया। प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं, बोलो क्यों? बुक वैल्यू पे ही बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब मेरे को डेप्रिसिएशन बताना, 42,500 का 15% कितना? 6,375, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? 36,125। तो लैंड, बिल्डिंग और ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन तो बिल्कुल सिंपल था, जो वैल्यू था उस पे पूरा साल का कैलकुलेट कर दिए, क्योंकि यहां पे सेल फर्स्ट डे पे ही हो गया, तो सेल फर्स्ट डे पे ही हो गया तो उस पर नो डेप्रिसिएशन, और उसके बाद बैलेंस पर हमने 15% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया। डन है बात? तो डेप्रिसिएशन सुन तीनों का 12,500, 11,875, 6,375। फर्नीचर बेचने पर लॉस 7,500, और क्लोजिंग बैलेंस तीनों का बोल रहा हूं, इसका 237,500, फर्नीचर का आया था 154,125 और इसका आया 36,125। बैंक में जो भूल जाते हो वो मत भूलना। 2 प्लांट एंड मशीनरी 11,500 बेच के पैसा आया, 2 ऑफिस इक्विपमेंट बेच के पैसा आया 10,000। डन है क्या बात? ये अच्छा एडजस्टमेंट था पूरे क्वेश्चन का, और सबसे अच्छा बात उसी का था, प्लांट एंड मशीनरी का। लास्ट, लोन हमने पार्टली रीपे किया है ऑन 31/3/19। ये 31/3/19 कौन सा डेट है? क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट पर रीपे किया है, तो जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो पूरे साल का होगा। ध्यान से, ओपनिंग था 62,500, क्लोजिंग है 50,000। पहले बता रीपे कितना हो गया? 12,500 रीपे हुआ है तो पैसा गया है बैंक अकाउंट में, बाई लोन रीपेड 12,500। अब बोल रहे हैं इसके साथ इंटरेस्ट भी पे हुआ है, इंटरेस्ट बोल रहा हूं 62,500 का 10%, 6250। ये बैंक अकाउंट में बाई इंटरेस्ट 6250 और पीएल अकाउंट में टू इंटरेस्ट 6250। तो टोटल रीपेमेंट हुआ है 12,500 प्लस 6250, 18,750, और पीएल में खर्चा आ गया 6250। डन है क्या बात? आगे चलें। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक एक करके बता, कुछ इंफॉर्मेशन यूज करना बाकी है? नहीं,
एक एक करके बंद करना चालू करते हैं। पहले क्रेडिटर अकाउंट को देखो, ओपनिंग है, ओपनिंग बैलेंस है, परचेज है, पेमेंट वगैरह है, तो क्या बाकी है? क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिटर अकाउंट से क्लोजिंग बैलेंस निकालो, 52,750, ये बैलेंस शीट में भी आ जाएगा, 52,750 डाल दिए। नेक्स्ट, डेटर अकाउंट को देखो, मैच हो गया, मैच हो गया मतलब कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। बैंक अकाउंट को देखो, सब कुछ है, क्लोजिंग बाकी है, तो क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। क्लोजिंग बैंक बैलेंस 40,750, ठीक है, 40,750 बैंक बैलेंस, इसको बैलेंस शीट में दिखा दो। ये भी कंप्लीट हो गया। ओपनिंग बैलेंस शीट को टोटल करो, टैली हो गया। टैली हो गया मतलब सारा इंफॉर्मेशन दिया था। सुन, ये रिकंसिलिएशन है, तुमने जो ओपनिंग स्टॉक निकाला ट्रेडिंग से, वो ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल सही है, ये रिकंसाइल हो गया कि भाई हाँ, और कोई मिसिंग फिगर नहीं है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जीपी निकल गया था 1,25, एनपी बताओ 750, बैलेंस शीट टोटल 6 लाख। हाँ, कौन सा? ओपनिंग वाला और क्लोजिंग वाला नहीं रिक्वायर्ड, गलत। अगर आपने 2,500 ऐसे किया है, ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग 7,500, क्रेडिट साइड में 2,500 किया है, ठीक है, वो बचपन के हिसाब से सही है, बट आगे से उसको वैसा मत करना, ठीक। हाँ, बट एक्सपेंस अकाउंट बनाने से फायदा क्या हुआ? सिर्फ कैश ही तो आया, और फिर तो तुम ऑफिस एक्सपेंस में भी डाल दिया ना। मतलब तुम ऐसे किया होगा, एक बार देख, बाई बैलेंस बीडी 10,000, टू कैश टू कैश टू कैश, सैलरी वगैरह सब कुछ आ गया, टू बैलेंस सीडी 7,500, और टोटल फिगर पीएल में डाल, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओगे तो मान लो अगर कोई बैलेंस और बच गया, मान लो लास्ट में जाके हिंट दिया कि ओपनिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी था, तो डिफरेंस आ जाएगा। या फिर क्वेश्चन क्या करेगा? कैपिटल छुपा देगा। मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मेरे को यहां ये नहीं बोला इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बोला है इट इज द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अगर सारे आ गए तो मैच हो गया, नहीं होते तो वहां से मिसिंग फिगर निकलता। जब तक खुद वो टैली करके ना दे, आप उस पर रिलाई मत करो कि उसने सब कुछ बता दिया, ना बात। एक्चुअली ये प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस जो बोला है, इट मींस टू से हमने प्रोवाइड कर रखा है खर्चा जिसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर करेंगे। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस जो पीएल से प्रोवाइड हो चुका है, बस पेमेंट नेक्स्ट ईयर होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। डन है बात? किसका किसका ये पूरा राइट हुआ? ठीक है, बना लेंगे आप लोग सब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बार नेक्स्ट हेडिंग देखो ना, जो मैं दिखा रहा हूं टीवी पर, कैश डिफल्केशन। डिफल्केशन मतलब चोरी हो जाना। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 21 और 22, ये दो ऐसे क्वेश्चन है जहां पे क्वेश्चन आपको बोलेगा, सुनो ना, जहां पे क्वेश्चन आपको बोलेगा कि कैशियर कैश लेके सारा भाग गया, ईयर एंड पे कैशियर सारा कैश लेके भाग गया, तो मेरे को पहला बताना इसका इंप्लीकेशन, कैश बैलेंस ईयर एंड का कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि हमारे पास कोई कैश है ही नहीं। और कैश अकाउंट से जो डिफरेंस निकलेगा, कैश में कमी होगा, वो खर्चा हो गया, लॉस हो गया वो, क्योंकि वो ऐसा कैश है जो मेरे पास रहा नहीं, जो मेरा कैशियर लेके भाग गया, तो इट इज अ थेफ्ट का लॉस या एबनॉर्मल लॉस फॉर मी। और वो लॉस हम कहां चार्ज कर देंगे? पीएल में। इसको हम लोग बोलते हैं कैश थेफ्ट या कैश डिफल्केशन या कैश एम्बेजलमेंट। क्या बोलते हैं? कैश डिफल्केशन, कैश एम्बेजलमेंट या कैश थेफ्ट। तो जो दो क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिए गए हैं, दोनों इसी बात के ऊपर दिए गए हैं। एक क्लास में करेंगे, एक होमवर्क होगा। हम लोग अभी क्लास में करेंगे क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 21, 22 आपका होमवर्क है, लिख लो भलाई।
21 रीड करेंगे। The following is the balance sheet of रिटेल बिजनेस ऑफ श्री श्रीनिवास एज एट 31 दिसंबर 2010। ये बैलेंस शीट नॉर्मली कौन सा होता है रे? ओपनिंग बैलेंस शीट। एक बार देख, एकदम ड्यूली टैलीड और कैपिटल वगैरह सब कैलकुलेट कर दिया, तो हमको वापस बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं है। एक काम बच गया। अब इस बैलेंस शीट में देख के बताओ क्या क्या अकाउंट बनाना है। डेटर, बैंक, कैश, क्रेडिटर। लायबिलिटी फॉर गुड्स कुछ नहीं है, वो क्रेडिटर ही है, बस नाम चेंज कर दिया। एक बैलेंस शीट में मेरे को रेंट दिख रहा है, लायबिलिटी ओके, आउटस्टैंडिंग है, लिखना भूल गया, तुम लिख लो आउटस्टैंडिंग, क्योंकि बैलेंस शीट में रेंट दिखता है तो अच्छा नहीं लगता। आपने सही पकड़ा सर, लायबिलिटी साइड में मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग लिखा नहीं है वो। डन, आगे चलते हैं। यू आर फर्निश्ड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। श्री श्रीनिवास सेल्स हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। बता दिया जीपी रेशियो, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से कुछ मिसिंग फिगर आएगा 100%। आगे, गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट। क्या बोलना चाहता है? कैश क्रेडिट दोनों सेल्स है, मतलब अब अजम्पशन मत लेना अगर कुछ ना हो कि सारा का सारा सेल्स कैश है या सारा का सारा सेल्स क्रेडिट है। क्वेश्चन ने हिंट दे दिया, मतलब कुछ कैश सेल्स है और कुछ क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट कस्टमर पे बाई चेक्स ओनली। जो मेरे डेटर है ना, डेटर, वो सिर्फ किससे पेमेंट करते हैं? चेक से, मतलब कैश में कोई उनका पैसा आया हुआ नहीं होगा। ठीक है। पेमेंट फॉर परचेज आर ऑलवेज मेड बाई चेक। हम लोग भी जो परचेज के लिए पेमेंट करते हैं ना क्रेडिटर वगैरह को, वो भी किस में करते हैं? चेक से करते हैं, मतलब कैश में पेमेंट टू क्रेडिटर भी नहीं होगा। ठीक है, आगे। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ श्री श्रीनिवास टू सेंड टू द बैंक एवरी वीकेंड, ध्यान से प्लीज अंडरलाइन, एवरी वीकेंड द कलेक्शन ऑफ द वीक आफ्टर पेइंग, एवरी वीक आफ्टर पेइंग जो भी बचेगा हम लोग बैंक में डाल देंगे। क्या क्या पे करते हैं? 300 रुपया का सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस 50 रुपए का, पर्सनल एक्सपेंस 100 रुपए का। हर वीक जो भी कलेक्शन आता है वो 3 खर्चा पेमेंट करने के बाद बैंक में डाल देता है। 3 खर्चा पेमेंट करने के बाद, यानी ये तीनों खर्चा कहां से पेमेंट होगा? कैश से पेमेंट होगा। फिर जो बचता है ये बैंक में डिपॉजिट कर देता है, यानी कॉन्ट्रा कर देता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां तक बात ठीक है? ऐसा सेम लाइन एक क्वेश्चन में पढ़े थे, याद करो, जहां पे बोलता था कि ये 3 खर्चा पेमेंट करने के बाद हमने चेक, मतलब पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो आप लोग का एक डाउट था सर, 762750, आप लोग का एक डाउट था सर, ये पहले वाला अमाउंट है कि पेमेंट के बाद का अमाउंट है? तो हमने डिसाइड किया था कि वो पेमेंट के बाद का अमाउंट है। सेम चीज यहां पे दिया, बट यहां पे मंथ नहीं है, यहां पे वीक है। अगर ये पूरे साल का क्वेश्चन हुआ तो इनटू कितना करोगे? 52 करना, ध्यान रखना वो चीज। आगे, एनालिसिस ऑफ द बैंक पासबुक फॉर 13 वीक्स पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2011। थोड़ा सा इंडिकेशन लो क्वेश्चन का। एक बार देखो ओपनिंग बैलेंस शीट कौन सा दिन का था? 31 दिसंबर, उस दिन का था। एकदम लास्ट में जाओ, कब का फाइनल अकाउंट्स बनाना है? 31 मार्च 2011, यानी पूरे साल का नहीं, 3 महीने का। और 3 महीने में उन्होंने पता है कितना वीक्स आपको बोला? 13 वीक्स। नॉर्मली 3 महीने में 13 वीक्स होता है। सर कैसे? हर महीने में 4 वीक, तो 3 महीने में 12 वीक। अरे नहीं रे घोचू, 30 या 31 दिन होता है। 28 दिन में 4 वीक खत्म हो गया, तो 3 मंथ में अगर 2-2 दिन अक्यूमुलेट होगा तो 1 वीक बन जाएगा ना। हर 3 महीना में कितना वीक होता है? टोटल 13 वीक होता है। इसीलिए 12 महीना में कितना वीक होता है? 52 वीक होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये 3 महीने का क्वेश्चन है, ये 12 महीने का क्वेश्चन। और नंबर ऑफ वीक्स कितना है? 13 वीक्स है, 12 वीक्स। नॉर्मली 3 महीने में बच्चे का एक मन में आता है कि 12 वीक्स कर दे उसको। आंसर इस 12 वीक्स नहीं होता, 3 महीने में 13 वीक्स होता है। डन है क्या बात? आगे देख, बैंक पासबुक का क्या क्या दिया? क्रेडिटर का पेमेंट दिया, रेंट का पेमेंट दिया, बैंक में डिपॉजिट दिया, फिर क्लोजिंग बैलेंसेस दिया, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर। वो क्लोजिंग बैलेंस अलग है, हाँ, पासबुक का ज्ञान ऊपर ही खत्म हो गया। फिर क्लोजिंग बैलेंस
ऑन द इवनिंग ऑफ 31st मार्च 11 द कैशियर एब्सकॉन्डेड, भाग गया, विद द अवेलेबल कैश इन द कैश बॉक्स, जितना भी कैश बॉक्स में कैश था लेके भाग गया. देयर वॉज नो डिपॉजिट इन द वीक एंडेड ऑन दैट डेट, उस वीक में कोई भी डिपॉजिट नहीं हो पाया क्योंकि कैशियर सारा बचा कुचा कैश लेके भाग गया. मेरे को बोल रहा है ट्रेडिंग पीएल बनाओ, और एक चीज बोला, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ कैश डिफल्केटेड बाय द कैशियर. हम लोग कैश अकाउंट बना लेंगे, कैश अकाउंट का जो भी फिगर होगा वो अपने आप क्या निकल जाएगा, कैश डिफल्केशन निकल जाएगा. अलग से स्टेटमेंट बनाने का जरूरत नहीं है, कैश अकाउंट बनाओ, आंसर आ जाएगा. फिर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने को बोल रहा है. स्टार्ट करें काम. तो सुन, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना नहीं है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है, कैश बुक बनाना है, कैश कॉलम अलग, बैंक कॉलम अलग, और कैश से डिफल्केशन वगैरह आ जाएगा. और अकाउंट में तुमने मेरे को बोला था डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बनाना है. चलिए फटाफट. पेज 22 क्वेश्चन 21. नाम दिया है श्री श्रीनिवास. देखो फॉर दी क्या लिख रहा हूं, क्वार्टर समझते हैं ना, 3 महीने का पीरियड. ईयर एंडेड मत लिखना, अच्छा नहीं लगता है. मार्क्स वार्क्स नहीं कटता है, कोई चेक ही नहीं, उतना देखता ही नहीं है. बट कोई अगर देखने वाला हुआ तो बेकार का काट लेगा मार्क्स, तो इसीलिए नहीं लिखना चाहिए. इस क्वेश्चन में कैश और बैंक अलग अलग बन सकता है, अलग बैलेंसेस है, अलग ट्रांजैक्शन, सब कुछ दिया हुआ है. शेयर मार्केट का हालत देखता है क्या? मजा आ रहा है क्या? तुमको तो आना चाहिए बे, कौन सा पैसा लगा रखे हो? हम तो लगाते ही नहीं, हमको भी बहुत मजा आ रहा है. अरे झूला है, झूल नहीं रहे क्योंकि फट रहा है, बट दूसरे का फटता देख के तो हंस सकते हैं. समझ बात को. तो वैसे ही मेरा कुछ है, हम लगा नहीं रहे, बट दूसरे का फटता देख के बहुत मजा आ रहा है. वो डिपेंड करता है कितना लगाया हुआ है. जितना नॉर्मल लगाया हुआ है उतना ऊपर से फटेगा, जितना ज्यादा लगाया है उतना अंदर से जाएगा. ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़िए आप लोग. मतलब एक कोरोना वायरस जिसका पता नहीं फ्यूचर क्या होगा और वो क्या करेगा, उसकी बेसिस पे शेयर मार्केट का बैंड बज गया है. 3 दिन पहले भी सेम हुआ था, 3-4 दिन पहले भी सेम काम हुआ था, और आज वापस, क्योंकि आज WHO ने शायद उसको पेंडेमिक घोषित कर दिया, तो अब वो एपिडेमिक नहीं, पूरा वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा लड़ने का इशू है, जिसके अगेंस्ट सबको खड़ा होकर लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज बर्बाद कर देगा. ऐसा एक और पेंडेमिक हुआ था 1970s के आसपास, जब क्या था, जब प्लेग या रेबिस क्या आया था, दोनों में कोई एक था, उस समय हुआ था.
अब बहुत स्वाइन फ्लू भी आया था बट वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था। अब ये जो आया है ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और पेंडेमिक घोषित कर देने का मतलब इनके पास अभी कोई सॉल्यूशन शॉर्ट रन में नहीं है। इंडिया में तो वीजाज भी अभी सारा सस्पेंड कर दिया, 15 अप्रैल तक बाहर से आप इंडिया आ नहीं सकते और आप भी बाहर घूमने ना जाए। हो सकता है बाहर घूमने जाने के बाद इंडिया ना आ सके आप, वीजा के कारण नहीं, अलग वीजा कट जाएगा। तो सोचो शेयर मार्केट या फिर कोई भी बिजनेस हर चीज से इफेक्टेड है। तुमको पता है एक एक चीज चाइना से जितना इंपोर्ट होता था सारा 12 बज गया। ये कोरोना वायरस के चक्कर में होली के लिए जो सामान आया था बाहर से वो माल ही नहीं बिका। मतलब ऐसा है जो लोग का काम था कि सीजनल बेसिस पे होली में माल बेच के पैसा कमाएंगे, उनका कमाई खत्म हो गया। कितना सीरियस इफेक्ट है ये सब। आप सीखेंगे एक चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड, इको में सीखेंगे। वहां पे आप सीखेंगे क्या फैक्टर्स होता है जिसके कारण इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट गुड। ये एक दो रीजन है जो इंटरनेशनल ट्रेड का कर्स है कि आप इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं बाहर पे कि अगर वहां कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपकी कंट्री भी सफर करने लगती है। और शेयर मार्केट तो ऐसा देखा जा रहा है मतलब कोई फंडामेंटल सब भाड़ में जाए। अभी यस बैंक का एक हुआ तो बैंक्स पर क्वेश्चन आ गया। मतलब तुमको पता है यस बैंक का शेयर 5 रुपया का हो गया, अब जाके वापस 21, 22, 23 पे आया, 5 रुपया तक गया। पापा सोचे खरीद ले, पापा खरीद नहीं पाए। खरीद लेते तो सोचो 1 लाख शेयर भी खरीदते 5 लाख रुपए का तो 16-17 लाख रुपए 3-4 दिन में ऐसे ही कमा लेते। काहे फिर यहां बैठे रहते हम। पॉकेट मनी बढ़ जाता मेरा भी। बट देखो ये सब टेम्पररी शॉक है। हाउएवर इंडिया का शेयर मार्केट मेरे को नहीं लगता स्टेबल है। लोग बोलते तो बहुत है कि इंडिया का शेयर मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट, मेरे को नहीं लगता। इतना वोलेटिलिटी है ना, एक आदमी सोच के डिसीजन नहीं ले सकता। अपने बोलते हैं ना हम फंडामेंटल एनालिसिस किया, हम बताते हैं देख इसे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता इंडिया में। ये जब तक ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा, ये यस बैंक जैसा घोटाला बेकार गए, कुछ नहीं है, रेकलेस लेंडिंग है। मतलब जैसा इच्छा किया सारा लेंड कर दिया पैसा, और वो पैसा आने का कोई जगह ही नहीं है। किनका अकाउंट था यस बैंक में? घर पे कोई अकाउंट था? पहले था, ओ बच गया। न्यूज आ गया था क्या तेरे को? पहले बता देता हमको भी। क्या और क्या बताएगा? जो वो किया वही बताएगा। तुम और कुछ किया क्या रे? कुछ बोला नहीं। तो जैसा शेयर मार्केट अभी वैसे बाइंग मार्केट है। आप स्पेक्यूलेटर सुने? स्पेक्यूलेटर कौन होते हैं पता है? जो प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाते हैं। अभी उनके लिए मार्केट है। सस्ता गिरते जा रहा है, खरीदते जाओ। अभी लोग बैठे नहीं है, लोग रो नहीं रहे, लोग अभी खरीद रहे हैं। और जैसे ही मार्केट थोड़ा शूटअप करेगा, चीजें नॉर्मलाइज होगी, उस समय बेच के कमाओ। अभी लोग बेचना क्यों चाह रहे हैं पता है? पैनिक में आके। जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो जल्दी डर जाते हैं और बेच देते हैं, और इसका फायदा बड़ा इन्वेस्टर उठाता है जो मार्केट से कॉन्स्टेंटली परचेज कर रहा है। और वो क्या बोलेगा? 10 में खरीद, 8 में खरीद, 6 में खरीद, 4 में खरीद। एवरेज प्राइस 6-7 रुपया हो गया। जैसे ही प्राइस 6-7 के ऊपर जाए, 10, 12, 13 हो, बेच के वापस कमा लेंगे। अभी बाइंग मार्केट है। अभी बुल लोग काम करता है। कौन काम करता है? बुल्स आर दोस पीपल who buy at a lower price with an expectation to sell at a higher price. अभी साढ़े लोग का समय है। चलो ठीक है, लगाइएगा तो बताइएगा, है नहीं? जब कमाई कम होता है तो इंसान को सब नहीं करना चाहिए। चलो आओ इधर आ जाओ। कमाई का अनुमान ना लगाएं, आपके सारे अनुमान गलत हैं। आपके सारे अनुमान गलत हो जाएंगे। 10,000 पर मंथ। अरे सच में है। हम 10,000 पर मंथ का कमाई
मानो ना मानो, हम तो तुमको सच बोलेंगे ही। ठीक है, पीएल दिखाए 25%। अरे माय गॉड, कितना? 1 करोड़ की 5 करोड़? 1 करोड़ 2 से 5 के बीच में भरने लग गए ना, उस दिन तुमको रोज रिटर्न दिखाएंगे, देख टैक्स। मतलब ऐसा हो जाएगा, जितना मेरे उम्र का लोग कमाते उतना तो हम टैक्स ही दे देते। अरे ये भी, अरे जब होगा तब होगा रे। ये भी एक डायलॉग तुम दे सकता है। अगर मान ले कोई तेरे को चमकाने आए तो ऐसा डायलॉग दे, भाई तुम जितना कमाता है ना उतना इनकम टैक्स भरते हैं। तो सामने वाला भी सोच के टेंशन में आ जाएगा। छोड़िए, चलिए। हाँ, नहीं ये डायलॉग मार सकते हैं आप सीए, आप ये सब डायलॉग बना रहे। हम किसी के साथ ये बात करते ही नहीं है। चलो कोई नहीं, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ब्रेक हो गया। सबसे पहले बताइए क्या दिया हुआ, एक एक करके स्टार्ट करो। टाइम भी देखो ना, हम तो बोल रहे हैं 3:04 हुआ है, एकदम डॉट मेरे यहां पे दिखाई दे रहा है घड़ी में। अपने को ट्राई करना है 3:25 तक, कितना 21 मिनट्स, जिसमें 2-3-4 मिनट पढ़ लिए, क्वेश्चन को वगैरह कर लिए। 20 मिनट के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट करना है। लेट्स स्टार्ट। एकदम सारा बच्चा कॉन्सेंट्रेट करके खुद का क्वेश्चन खुद करे, टीवी पर ना देखे। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, मैं हेल्प करूंगा आपकी बोल बोल के। सबसे पहले बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड पकड़ो। कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, ये कहां जाएगा बोल? क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल 1,00,000। फिर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 20,500, क्रेडिटर अकाउंट बाई बैलेंस बीडी 20,500। रेंट का आउटस्टैंडिंग रेंट, सुनना अभी मैंने रेंट अकाउंट बनाया नहीं है तो एक बार डॉट करके छोड़ रहा हूं इसको। नेक्स्ट फर्नीचर डॉट करके छोड़ दो, डेप्रिसिएशन वगैरह बाद में देखेंगे। स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में 70,000। नेक्स्ट डेटर कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है तो डेटर अकाउंट में टू बैलेंस बीडी 25,000। कैश और बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी, कैश का 2,000, बैंक का 14,500। हड़बड़ी में गलती भी मत करना, ध्यान से देख के करने का है, स्पीड बढ़ाना है, गलती नहीं करना है। बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। अब उसके नीचे पहला इंफॉर्मेशन, जीपी इज 20% ऑन सेल्स, ये अभी कोई काम का, डॉट करके छोड़ दो। नेक्स्ट वाला भी कोई काम का नहीं है कि गुड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट है, आएगा बाद में काम का, अभी नहीं है। फिर क्रेडिटर को चेक से पेमेंट करते हैं, ये भी अभी कोई काम का नहीं है। आगे श्री श्रीनिवास 3 खर्चा पेमेंट करने के बाद कैश बैंक में जमा कर देता है। पहले 3 खर्चा का बात करते हैं, बाई सैलरी, बाई सन्ड्री एक्सपेंस और बाई ड्रॉइंग्स। ध्यान से, हां 13 वीक्स का क्वेश्चन है, 13 वीक्स का, तो मल्टीप्लाई ध्यान से करना। सैलरी हो जाएगा 300 इंटू 13, 3900। सन्ड्री एक्सपेंसेस 50 इंटू 13, 650। और वो 100 इंटू 13, 1300। टोटल 13 वीक्स का खर्चा। आगे चलते हैं। भैया बैंक में कितना जमा किया वो आगे बताएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर बाद में निकाल लेंगे। क्या? ओके सॉरी, अभी तो इसका डबल इफेक्ट लो ना। सैलरी और वो ऑफिस एक्सपेंस कहां जाएगा? पीएल, टू सैलरी टू सन्ड्री एक्सपेंस 3900 और 650। ड्राइंग्स का क्या करूं? कैपिटल से लेस 1300। डबल एंट्री कर देना, पहले अकाउंट फिर फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट
बैंक पासबुक का पहला ट्रांजैक्शन चेक करें, बैंक पासबुक का पहला ट्रांजैक्शन, पेमेंट टू क्रेडिटर, तो बैंक में बाई क्रेडिटर कितने का पेमेंट हुआ 75, और बोला भी था तुमको पता है क्रेडिटर को पेमेंट सिर्फ चेक से होता है, तो बैंक से ही गया है। क्रेडिटर में क्या आ जाएगा बोल, टू बैंक 75 पेमेंट हो गया ये। नेक्स्ट, रेंट का पेमेंट किया है अप टू 31 मार्च 2011, पहले पेमेंट दिखाओ बैंक में, बाई रेंट 4000। अब मेरे को बता ये रेंट कहां जाएगा, पीएल में। ध्यान से, ओपनिंग में कुछ आउटस्टैंडिंग था तो 4000 माइनस 1000, सर प्रीपेड कुछ नहीं आएगा, 31 मार्च तक का ही किया है, 31 मार्च तो मेरा ईयर एंड है, तो इस साल कोई प्रीपेड नहीं है। तो सर ये ऐसा क्यों बोला अप टू 31 मार्च, अप टू 31 मार्च मतलब आज तक का सारा हिसाब क्लियर कर दिया, इंक्लूडिंग जो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था। तो 4 में से 1000 लास्ट ईयर का, तो इस पीरियड का कितना हो गया 3000, वो आ गया पीएल में। डन। नेक्स्ट, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1/25, ध्यान से, इंक्लूडिंग 30,000 रिसीव फ्रॉम डेटर बाई चेक, इंक्लूडिंग मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा 30,000 डेटर से चेक आया, हमने कैश 95 मिलाया और टोटल 1/25 बैंक में जमा कर दिया। पहले डेटर वाला एंट्री करो, डेटर से जो चेक मिला, बैंक में टू डेटर 30,000 और डेटर में बाई बैंक 30,000 और कैश जमा कितना हुआ बता 95। ये 95 कैसे आया, 125 माइनस 30 कैसे लिखूं, टू कैश बाई बैंक। तो मैंने कैश जमा कर दिया 95 का और 30,000 का चेक, टोटल मिला के हो गया 1,25,000। अब क्लास में एक बच्चा, सर हम लोग बचपन में सीखे थे चेक को पहले कैश की तरह दिखा दो फिर कॉन्ट्रा कर दो, वो करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 30,000 यहां की जगह, सुन, बैंक की जगह कैश में आ गया, फिर जब कॉन्ट्रा होगा तो पूरा कितने का होगा 1,25,000 का, फाइनल इफेक्ट विल रिमेन सेम। डन है बात। अगर कोई बचपन वाला फॉलो करना चाहे तो वो भी फॉलो कर सकता है। आगे चल, मेरे को क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है स्टॉक का, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है रे 40,000, ये मेरा एसेट है। बैलेंस शीट में स्टॉक 40,000। डेटर और क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है, डेटर और क्रेडिटर का, तो पहले अकाउंट में दिखाओ। डेटर अकाउंट में बाई बैलेंस सीडी कितना है रे 30, क्रेडिटर अकाउंट में टू बैलेंस सीडी 36,500। इसका बैलेंस शीट में एंट्री करो, डेटर 30, क्रेडिटर 36,500। लास्ट में लाइन में लिखा है कैशियर भाग गया कैश लेके, ठीक है वो बाद में करेंगे, अभी उसका काम नहीं होगा, वो जब कैश का बैलेंस निकालेंगे तब बात करेंगे। तो मेरे पास 4 इंफॉर्मेशन बाकी है, एक जीपी परसेंटेज, एक कैश क्रेडिट सेल्स वाला, एक पेमेंट टू क्रेडिटर बाई चेक, वो तो ठीक मिल गया मेरे को, और एक कैश एब्सकॉन्डेड वाला, ये बाकी है मेरे पास। फर्नीचर भी बाकी है, दीदी बोल रही है फर्नीचर भी सर आपने बैलेंस शीट में छोड़ा था, ठीक है। अब एक एक करके ध्यान से बता, मेरे पास जो लेजर अकाउंट है, डेटर अकाउंट को थोड़ा सा चेक कीजिए, ओपनिंग, कलेक्शन, क्लोजिंग है, सेल्स निकल जाएगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ये कलेक्शन चेक वाला दिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता पूरे साल में कुछ कैश कलेक्शन भी हो? सर ऐसा हो सकता था, बट क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया डेटर से पैसा सिर्फ चेक से आता है, कैश से मतलब और कोई कलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो टू सेल्स, बैलेंसिंग फिगर 35,000। बताइए ये कहां दिखाएंगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में बाई सेल्स
क्रेडिट सेल्स आ गया 35। सुन, ये टोटल सेल्स नहीं है, अभी तो कैश सेल्स भी बाकी है। आगे चल, डेटर के बाद क्रेडिटर अकाउंट, ओपनिंग है, पेमेंट है, क्लोजिंग है, तो बोल क्या निकल जाएगा? परचेज। 91। ये परचेज बताओ कहां आ जाएगा? ट्रेडिंग। सुन, ये सिर्फ क्रेडिट परचेज है, अभी टोटल परचेज नहीं है, ये सिर्फ क्रेडिट परचेज है। हां, अगर कैश परचेज नहीं हुआ तो यही टोटल परचेज हो जाएगा। परचेज के लिए कहीं नहीं बोला कैश और क्रेडिट दोनों होना चाहिए, परचेज के लिए नहीं बोला। हो सकता है कोई कैश परचेज हो, बट उसके लिए वेट करना होगा, हड़बड़ा नहीं सकते। ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज, मैं तो एक बार इनर कॉलम में ही लिखूंगा क्रेडिट परचेज 91,000। अगर बाद में लगा टोटल है तो यही टोटल में आ जाएगा। अभी ये क्रेडिट परचेज है। आगे चलते हैं, कैश और बैंक अकाउंट को देख। कैश अकाउंट में बात करता हूं पहले। सुन, कैश सेल्स पक्का बाकी है, ठीक। क्लोजिंग बैलेंस मेरे को पहले से पता है। तुम लोग क्या बोल रहा था रे? निल, क्योंकि चोरी करके भाग गया। तो डिफल्केशन कितना है वो भी बाकी है, कैश सेल्स बाकी है, डिफल्केशन भी बाकी है, और हो सकता है कुछ कैश परचेज भी हो, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला। 3 चीज बाकी है, तो अभी बंद कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते, ठीक है, छोड़ दो। बैंक में देखो, बैंक में पेमेंट, कलेक्शन वगैरह सारा आ गया है, तो क्या बाकी है उसका? क्लोजिंग बैलेंस। चलो क्लोजिंग कैलकुलेट करो। 14,500, 30,000, 95,000, 79,000, 60,500। ये बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बोलो कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस मैं दिखा देता हूं, क्लोजिंग बैलेंस शीट 60,500। कैश नील होगा। हां, अब देख, डेडलॉक आ गया। मैं कैश अकाउंट भी बंद नहीं कर सकता और मैं ट्रेडिंग भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास परचेज पूरा नहीं, सेल्स पूरा नहीं, तो जीपी वगैरह कैलकुलेट नहीं होगा। अब जब डेडलॉक आ गया तो मेरे को एक अजम्पशन लेना होगा, और परचेज का अजम्पशन लूंगा, क्योंकि सेल्स का मैं ले नहीं सकता। क्वेश्चन ने मेरे को बोल दिया है कैश क्रेडिट दोनों है, परचेज के लिए कुछ नहीं बोला। तो मेरा अजम्पशन है देयर आर नो कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर। नोट 1, नोट 1, no cash purchase, there are no cash purchases during the period, no cash purchases during the period। अगर ये assumption नहीं लूंगा तो अब क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये ले लूंगा तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्वेश्चन आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। तो मेरे को एक assumption लेना पड़ेगा, नो कैश परचेज। अब बताइए, ट्रेडिंग अकाउंट में चलिए, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग है, सीओजीएस निकल जाएगा। अगर सीओजीएस निकल जाएगा और परसेंटेज दिया हुआ है तो जीपी निकल जाएगा। मेरे को जीपी सारे बच्चे निकाल के दिखाए, सारे बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे। 1/5 ऑन सेल्स है तो मैं बोलूं 1/4 ऑन कॉस्ट, और सीओजीएस है 1,21,000, तो मेरे को बता जीपी आएगा 30,250, 30,250, ये जीपी आ गया। अब बोलो कैलकुलेट कर पाओगे कैश सेल्स? कैलकुलेट करो। $116,250। ये अजम्पशन लिए बिना हम ये कड़ी सॉल्व नहीं कर सकते थे। 116,250 मैंने माइनस किया, सेल्स आया, सेल से क्रेडिट सेल माइनस किया, कैश सेल आ गया। कैश सेल का डबल एंट्री बताओ कैश अकाउंट में। चलो करो, 2 सेल्स,
कैश अकाउंट में 2 सेल्स, 1 कितना धरे। अब कैश अकाउंट से बताओ क्या आ जाएगा, कैश डिफल्केशन। कैश डिफल्केशन आप कैश थेफ्ट भी लिख सकते हो, कैश डिफल्केशन। एक सेकेंड, 17,400 कैश डिफल्केशन 17,400। बताइए मेरे लिए क्या है, लॉस है। तो लॉस है तो जगह पर दिखाओ, पीएल में। पीएल से क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट टैली कर लो, बस एक चीज को मत भूलना जो दीदी याद दिलाई थी, फर्नीचर। डेप्रीसिएशन का कुछ बोला नहीं, मतलब जो 10,000 था वो 10,000 रह जाएगा, उसको भूलना मत। भूलोगे तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। हाँ, रेंट का बोल दिया ना, पेमेंट बाई चेक पासबुक का दिया हुआ है ना, एक बार पढ़। एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक, ठीक है। चलो बताओ, डिफल्केशन 17,400, तो मेरे को बता नेट प्रॉफिट 5,300। हो सकता है दीदी आपने ड्राइंग्स भी यही दिखा दिया हो, नहीं तो फिर 4,000 नहीं आना चाहिए था। 1,300 का ही डिफरेंस है। बैलेंस शीट टैली हो गया। फर्नीचर जरूर दिखा देना, हाँ फर्नीचर बाकी था। डेप्रीसिएशन नहीं है तो उतना ही बैठा दो। आ गया, 3:20 हुआ है, 15 मिनट में हमने स्टार्ट करने के बाद बना दिया। ठीक, बन जाता है रे, कोई आती घोड़ा नहीं है, सिंपल है। थोड़ा स्पीड लाने के लिए टाइम चाहिए बस। बातचीत बंद।
क्वेश्चन 22 होमवर्क लिख लिया आपने? क्वेश्चन 22 होमवर्क है, ठीक। चलिए, अब बहुत दिन हो गया कुछ पढ़े, तो आज एक छोटा सा टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे। टॉपिक कुछ नहीं है, एक वर्ड है, डिस्कस करना है, क्योंकि अब क्वेश्चन में आएगा मेरे। डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। पहले तो बताइए, बचपन में कभी इन वर्ड्स को सुन रखा है क्या? सुना है, वेरी गुड। तो अगर आपने सुना है तो फिर मेरे को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, आप बता दीजिए। पहले मतलब पूछ रहा हूं कुछ, इस वर्ड का मतलब, मैंने टर्नओवर को गोल नहीं किया, टर्नओवर रेशियो को गोल किया। वन बाई सेल्स टर्नओवर रेशियो, ठीक। जिस रेट पे, मतलब एग्जांपल दे, फिगर ले, किस रेट पे मिल रहा, रेट वर्ड नहीं समझ पा रहा हूं मैं। कितना कितना परसेंटेज डेटर से कलेक्शन हो गया? ओके, हाँ, देखो हर्ष एक वर्ड यूज किया सर, डेटर का रोटेशन, कितना पेमेंट ले आते, डेटर है ना, हाँ। तो बच्चा बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट, कि आप जो डेटर को क्रेडिट दे रहे हो वो आपको साल भर में पैसा चुकाता है। तो रोटेशन या फ्रीक्वेंसी से बच्चा बोलना चाहता है कि हम लोग अपने डेटर से पैसा कितने दिन में, कितने टाइम में कलेक्ट कर लेते हैं, और ये कितनी बार रोटेट कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन, क्या सारी टर्नओवर रेशियो यही मतलब है? देखो, टर्नओवर रेशियो में बचपन में बहुत सारे नाम सुने होंगे, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, अलग अलग एसेट, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ये सब वर्ड सुना है आपने? एक बात बताओ तो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फिर मतलब क्या होगा? सेल्स के अगेंस्ट कितना फिक्स्ड एसेट है, या फिर उल्टा, फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट कितना सेल्स हुआ? कौन सा सही है? मैंने जो बोला फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट कितना सेल्स हुआ। इधर टर्नओवर रेशियो का मतलब अलग, उधर टर्नओवर रेशियो का मतलब अलग, तो नाम टर्नओवर क्यों सेम है? अभी एसेट की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट भी एसेट है, डेटर भी एसेट है। टर्नओवर रेशियो का एक्चुअल मतलब या लिंक पता है किससे है? एक एसेट की प्रोडक्टिविटी, या एक एसेट को आप कितना एफिशिएंटली यूज करते हो ना। स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, हाँ गलत है तो कुछ सही कर लेना। एक, हाँ जो भी होगा छोड़ना उसको, हमको स्पेलिंग में हम ज्यादा सोचते नहीं है, जो अच्छा लगता है वो लिख देते हैं बस। सही होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक। एक एसेट को मैं कितना प्रोडक्टिवली यूज कर रहा हूं, या एक एसेट को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहा हूं, उसके मेजर को बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। जब मैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो देखता हूं, मैं पता है क्या देख रहा हूं, कि मैंने कितना फिक्स्ड एसेट इंप्लॉय करके कितने की सेल्स अचीव की। एक बिजनेस है 5 करोड़ की सेल्स अचीव कर रहा है 1 करोड़ का फिक्स्ड एसेट लगा के, और दूसरा बिजनेस 5 करोड़ की सेल्स अचीव कर रहा है 50 लाख का फिक्स्ड एसेट लगाकर। विच बिजनेसमैन इज मोर एफिशिएंट? 50 लाख, सेम चीज में डील कर रहे हैं, हाँ अलग अलग चीज का फिर बात नहीं कर पाएंगे। दोनों सेम टाइप ऑफ बिजनेस है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, सेम प्रोडक्ट है। एक आदमी 1 करोड़ लगा के फिक्स्ड एसेट में 5 करोड़ का सेल्स अचीव करता है, एक आदमी 50 लाख लगा के 5 करोड़ का सेल्स अचीव करता है। कौन एफिशिएंट है?
50 लाख वाला एफिशिएंट है या ना? तो हम लोग टर्नओवर से मेजर करते हैं एफिशिएंटली या कितना प्रोडक्टिवली आप अपने एसेट्स को रियलाइज करते हो, यूज करते हो, उनका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट निकालते हो। एक्चुअली एसेट को निचोड़ लेना, कौन कितना एफिशिएंटली एसेट को निचोड़ पा रहा है और उससे कितने बेनिफिट्स ले पा रहा है, वो उस एसेट, उस बिजनेस का अच्छा बात है। और वैसे बिजनेस में हम पैसा लगाना चाहेंगे जो कम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट करके दे। हायर द रेवेन्यूज मींस नॉर्मली हायर प्रॉफिट्स, हाँ या ना? नॉर्मली हायर रेवेन्यूज मींस हायर प्रॉफिट। तो अगर तुम सिर्फ 50 लाख लगा के 5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और मेरे को बोल रहे हो 1 करोड़ का लगा के 5 करोड़ जनरेट होगा, तो मैं 1 करोड़ वाले में जाऊंगा ही नहीं, मैं 50 लाख वाले में इन्वेस्टमेंट में जाऊंगा। तो टर्नओवर रेशियो इज एक्चुअली द मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एसेट और एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट। आप कितनी एफिशिएंसी से उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रियलाइज करते हो। जब मैं वर्ड डेटर टर्नओवर रेशियो बोलता हूं ना, तो जो हर्ष ने बोला वो बात बिल्कुल सही थी। सर आपका डेटर का क्या रोटेशन है? अब रोटेशन को समझाने के लिए हम लोग मान लो साल भर में 10 करोड़ की सेल्स करना चाहते हैं, 10 करोड़ की सेल्स, और यह सेल हम लोग को क्रेडिट पे करनी होगी। क्या 10 करोड़ की सेल करने के लिए या क्रेडिट कैश कुछ भी हो, 10 करोड़ का तुम्हारे पास होना जरूरी है? क्या 10 करोड़ की सेल करने के लिए 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस जरूरी है? सर अगर कैश सेल कर रहे हैं तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट का दरकार ही नहीं है। क्यों? माल खरीदे, बेचे, पैसा आया, फिर उससे माल खरीदे, बेचे, पैसा आया, फिर उससे माल खरीदे, बेचे, पैसा आया। यानी सर सिर्फ पहली बार पैसा लाना होगा, उसके बाद तो माल बिक के जो पैसा आएगा उसी से काम कर लीजिएगा। समझो मेरा बात। जैसे मेरे बिजनेस में मैं सिर्फ इस क्लासरूम को बनाने के लिए पैसे लगाता हूं, बाद बाकी खर्चे तुमसे पहले पैसा ले लेते हैं। तुम्हारी फीस आने के बाद बुक छपवाते हैं, तुम्हारी फीस आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी, रेंट वगैरह सबका खर्चा आ जाता है। तुम्हारी फीस तो आ चुकी है मेरे पास, अब जो तुमको पढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है थोड़ी पॉकेट से देते हैं, तुम्हारे ही पैसा से दे देते हैं। पापा ही पेमेंट करते हैं, हम थोड़ी करते हैं। अब हाँ, आपसे उम्मीद नहीं था, पापा से छोड़ो। इधर सुनो, मेरे पापा ही पेमेंट करते हैं, हम कहां से पेमेंट करेंगे? पापा कुछ छोड़े ही नहीं। हाँ हाँ, पॉकेट मनी भाई खाएंगे कील, ये सब में देंगे बक। हाँ, पापा का नाम लेके मामा बना रहे तुमको। चलो, मैंने बोला अगर मेरे को 10 करोड़ का सेल अचीव करना है तो क्या जरूरी है 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करना होगा? नो। आप 10 करोड़ का सेल सिर्फ एक बार का स्टॉक का पैसा इन्वेस्ट करके भी कर सकते हो। मान लो मैंने 10,000 का स्टॉक खरीदा, 10,000 का स्टॉक, आज वो 10,000 का स्टॉक बेचा, 12,000 रुपया मेरे पास आया, वापस वो 12 में से 10,000 इन्वेस्ट किया, वापस भेजा, 12,000 का वापस आया। तो मतलब अगर मैं रोज कैश रियलाइज कर लेता हूं तब तो मेरे को सिर्फ एक बार 10,000 इन्वेस्ट करना पड़ा, उसके बाद तो मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ लगा ही, मतलब मेरा पैसा ही पैसा जनरेट करके दे रहा है। वो जो 10,000 लगाए थे ना, तुमको पता है अगर पूरे साल भर काम करेंगे, मान लो 300 दिन भी, तो पूरे साल भर में 300 इंटू 10,000 रुपया या 12,000 अगर लोगे तो कितने रुपए का सेल हो गया पता है? अरे बताइए, 300 इंटू 10,000 कितना होता है? 30 लाख की 3 करोड़। 300 इंटू 10,000 कितना होता है? 3 लाख, 30 लाख रुपया। तो सिर्फ 10,000 रुपया लगा के पूरे साल भर में 36 लाख का सेल अचीव कर लिए। इज इट पॉसिबल और नॉट? ऑलवेज पॉसिबल, नॉट अ प्रॉब्लम। डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या चीज का है। सर ऐसा कोई बिजनेस होता है क्या जिसका कलेक्शन इतना डेली रैपिडली हो जाता है? सारे रिटेल स्टोर्स को देखो, सुबह माल लाया, पैसा देके माल लाया, बेचा, वापस पैसा आया, नेक्स्ट दिन उसी पैसे से माल खरीद लिया। थोड़ी वो घर से सारी पूंजी लगा के रखते हैं, इतना पैसा घर पे है ही नहीं कि इतना लगाया जाए। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुमको सेल्स अचीव करने के लिए, क्रेडिट सेल्स अचीव करने के लिए पूरे अमाउंट का वर्किंग कैपिटल या डेटर मेंटेन करना जरूरी। आप सिर्फ चेक करो आपका कलेक्शन कितने टाइम में होता है, उसके हिसाब से आपका डेटर मेंटेन होगा और आपका एसेट टर्नओवर रेशियो या डेटर टर्नओवर रेशियो निकलेगा। जैसे मैं सिंपली बोल रहा हूं, मान लो मेरे डेटर का कलेक्शन पीरियड 1 मंथ, कितना पीरियड?
1 मंथ, एकदम सिंपल। आज बेचा पैसा कब आएगा? 1 महीने का। कल बेचा पैसा 1 महीने 1 दिन बाद। ऐसे करके तुमको पता है 1 महीने में जो भी गुड्स बेचूंगा नेक्स्ट महीना पैसा आना शुरू हो जाएगा। मतलब मेरे बिजनेस में जो मैं डेटर मेंटेन करूंगा, कितने का मेंटेन करना होगा? सिर्फ 1 महीने का, उससे ज्यादा डेटर मेंटेन करने का जरूरत नहीं। और वही 1 महीना का डेटर पूरे 12 महीने की सेल्स अचीव करके देगा। मान लो 1 महीने का सेल्स अमाउंट है 5 लाख रुपया। ये हर दिन हो रहा है, थोड़ा 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 करके। एक दिन में 5 लाख नहीं हो जाता है, हर दिन हो रहा है। अब पहले महीने में जो 5 लाख बेचूंगा उसका फरवरी में पैसा आ जाएगा 5 लाख। क्या सेकंड महीने में मेरे को पैसों की जरूरत है बिजनेस चलाने के लिए? नहीं सर, जो लगाए थे ना वो वापस आ गया, अब बाहर से उठाने का जरूरत। इस 5 लाख को वापस इंप्लॉय अगर करेंगे तो नेक्स्ट महीने का वापस 5 लाख का सेल्स अचीव कर लेंगे। फिर उसका पैसा घूम के कब आएगा? मार्च में। फिर 5 लाख आया, 5 लाख का सेल्स अचीव कर लिए। यानी पूरे साल भर में, ध्यान से सुनना, 12 महीना बाल बेचेंगे। कितने रुपए का पता है? 60 लाख रुपए का। और उस 60 लाख रुपए के पीछे डेटर के ऊपर इन्वेस्टमेंट सिर्फ पता है कितना करना पड़ेगा? 5 लाख रुपया। अलग से और कोई इन्वेस्टमेंट डेटर के ऊपर करने का जरूरत। और ये जो मेरा डेटर हर महीने घूम के हमको पैसा दे रहा है ना, अगर इसकी मैं रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो। यानी आपका जो डेटर्स है, डेटर्स वो साल में कितनी बार रोटेट करता है सो एज टू अचीव अ हायर क्रेडिट सेल्स, उसको हम लोग बोलते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो। अब मेरा टोटल सेल्स 60 लाख रुपया, क्रेडिट सेल्स 60 लाख रुपया, 5 लाख का डेटर मेरा मेंटेन करना पड़ता है। तो 60 लाख भाई 5 लाख, मतलब ऑन एन एवरेज मेरा डेटर साल में 12 बार घूमता है। मैंने 5 लाख का माल बेचा, पैसा आया। फिर 5 लाख का माल खरीद के बेचा, फिर पैसा आया। फिर उस पैसे से 5 लाख का माल खरीद के बेचा, फिर पैसा आया। ऐसे करके मेरे को डेटर से 12 बार साल में पेमेंट रियलाइज हो जाता है। और ये जो टर्नओवर है ना, जितना डेटर टर्नओवर रेशियो हायर होगा, हायर, उतना हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। तुम कम से कम डेटर मेंटेन करके ज्यादा से ज्यादा सेल्स अचीव कर पाओगे। मेरे बिजनेस में जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो नेक्स्ट टू 0 है। 0 मतलब अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं तो ऐसे कोई 2-3 बच्चे होते हैं जो बाद में पेमेंट करेंगे या वैसे होगा, अदरवाइज सारे बच्चे पेमेंट कर देते हैं। और उन बच्चों से भी मेरे को पेमेंट फटाफट मिल जाता है। मेरे यहां पे डेटर टर्नओवर रेशियो 0 है। 0 मतलब इतना हाई है ना कि हम कैलकुलेट ही नहीं करते। हमको तो सारा एडवांस में पेमेंट मिलता है ना, हमको तो बिजनेस में पैसा लगाने का जरूरत ही नहीं है। मैंने सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्ट किया है। वर्किंग कैपिटल के लिए आई डोंट नीड कैश, I don't need any loan from anyone because I have adequate cash from my business which will help me to pay off those expenses on a regular basis. तो तुमसे जो फीस लिया है ना, वही नेक्स्ट 6 महीने में खर्चे पेमेंट करेगा। मेरे को अलग से कहीं से कैश या वर्किंग कैपिटल जुगाड़ने का जरूरत नहीं है। पहले बताइए डेटर टर्नओवर रेशियो का एफिशिएंसी से क्या रिलेशन समझ में आया? हाउ एफिशिएंटली यू आर कन्वर्टिंग योर डेटर टू कैश इज नोन एज डेटर टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला वाइज फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। आप लोग बचपन में पढ़ते थे, अब पढ़ेंगे क्लोजिंग डेटर। क्या पढ़ेंगे? अकाउंट्स में क्लोजिंग यूज करेंगे, एफएम वगैरह में आप अपना यूज कर लेना एवरेज डेटर। तो अकाउंट्स में जब भी टर्नओवर रेशियो दिया हुआ रहेगा, जिस पीरियड का दिया हुआ रहेगा, मैं उस पीरियड का क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग डेटर करूंगा, मेरा टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा। सर ये टर्नओवर रेशियो क्या काम में आएगा? सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने के काम में आएगा। जैसे वो तुमको टर्नओवर रेशियो दे देगा, मान लो डेटर का टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स, तुमको वो डेटर का बैलेंस दे देगा। अब तुमको बोलेगा सेल्स निकाल के दिखाओ, या वो तुमको टोटल सेल्स दे देगा, क्रेडिट सेल्स, बोलेगा डेटर निकाल के दिखाओ। यानी एक फिगर दे देगा, बोलेगा दूसरा फिगर कैलकुलेट करके दिखाओ। अब जो डेटर टर्नओवर रेशियो है ना, सेम चीज क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है, बस क्रेडिटर का जो पेमेंट करना होता है वो सेल्स पर डिपेंड नहीं करता। वो किस पर डिपेंड करता है? परचेज। तो क्रेडिटर को मैं कितना ज्यादा, कितना एफिशिएंटली मैनेज करता हूं, दैट इज क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ध्यान से सुनना, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को मतलब साल भर में मेरे क्रेडिटर कितनी बार रोटेट करते हैं, यानी मैं उनको कितनी बार पेमेंट करता हूं। जितना क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हायर होगा, हायर मतलब मेरे को जल्दी जल्दी पेमेंट करना होगा, मेरे लिए थोड़ा सा खराब है। और जितना क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो छोटा होगा, मतलब मेरे को ज्यादा क्रेडिट पीरियड मिलेगा, जो एक्चुअली मेरे बिजनेस की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। जैसे मेरा बिजनेस का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत स्मूथ है। क्यों? तुमसे पैसा ले लिया एडवांस में,
प्रिंटर का जो पेमेंट होता है ना, प्रिंटर, मेरा मेन प्रिंटर, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है। रेंट इलेक्ट्रिसिटी तो हर महीना पेमेंट करना है, वो भी इन एरियर। इलेक्ट्रिसिटी पूरा महीना कंज्यूम करते हैं, फिर जाके इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं। तो इसमें 1 महीने का क्रेडिट पीरियड मिलता है, क्योंकि यूज रोज कर रहे हैं बट पेमेंट रोज, पेमेंट तो 1 महीने बाद करना है। मेरा बुक का जो खर्चा होता है मेरे को पेमेंट नहीं करना पड़ता है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद प्रिंटर लेता है, बोलता है आप तो कहीं जाएंगे नहीं। कहां जाएंगे सब छोड़ के, आप आराम से पैसा दीजिएगा जब आपको देना है। और हमारी बुक्स थोड़ी बल्क में छपती है, तो 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद एक बार वो बड़ा बिल देता है, हम एक बार में उसको पेमेंट करके कंप्लीट कर देते हैं। तो मेरे लिए डेटर टर्नओवर रेशियो बहुत हाई, क्योंकि मेरा पैसा रोज एडवांस में आया हुआ रहता है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी मेरे लिए अच्छा है, क्यों? क्योंकि मेरे को लेट से पेमेंट करना पड़ता है, तो मेरा वर्किंग कैपिटल हमेशा पॉजिटिव रहता है। मेरे को वर्किंग कैपिटल अलग से मेंटेन करने की जरूरत ही, मतलब ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं आता कि मेरे को लगता है कि मेरे को लोन लेके पैसा चुकाना पड़ेगा। मेरे लिए लोन इज नॉट अ मैटर, मेरे को चाहिए ही नहीं। क्यों? मेरे पास इतना पैसा आ जाता है फीस से, जिससे मैं अपने खर्चे पेमेंट कर देता हूं, मेरे को अलग से कुछ चाहिए ही नहीं पेमेंट करने के लिए। अब यहां पे डेटर टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो सिंगल एंट्री चैप्टर में क्या काम का है? आंसर इज मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने का। अब इनके साथ ना एक वर्ड है जो साइमल्टेनियसली काम करेगा, मैं वर्ड लिख रहा हूं, डेटर्स वेलोसिटी। ऐसे ही क्रेडिटर में वो वर्ड हो गया क्रेडिटर्स वेलोसिटी। कितना रोटेट कर रहा है दैट इज टर्नओवर, और कितनी स्पीड में रोटेट कर रहा है दैट इज वेलोसिटी। जैसे मैं बोलता हूं मेरा टर्नओवर रेशियो 12 टाइम, मतलब 1 साल में डेटर 12 बार घूमता है, तो हर एक चक्कर लगाने का टाइम बताओ, 1 महीना। वो हो गया डेटर्स वेलोसिटी, यानी मेरे डेटर का जो एवरेज क्रेडिट पीरियड है ना, या जो पैसा आता है मेरे पास 1 महीना के अंदर, मेरे को डेटर से टाइम टू टाइम पैसा मिल जाता है। प्लीज ये जो भी मैं वर्ड यूज करता हूं ना, मैं हमेशा किसके साथ यूज करता हूं? देख, एवरेज। यानी ऐसा जरूरी नहीं है सारे डेटर तुमको 1 महीने में पेमेंट कर दे। हो सकता है एक डेटर 1 महीना 5 दिन, हो सकता है एक डेटर 1 महीना 10 दिन, हो सकता है एक डेटर डिस्काउंट के चक्कर में 15 दिन में ही दे दिया। ऑन एन एवरेज मेरा डेटर 1 महीना लेता है मेरे को पेमेंट करने के लिए, और अगर हर 1 महीने में मेरे पास पेमेंट आ जाता है तो मेरा 1 महीने का डेटर मेंटेन करके मैं 12 महीने की सेल इजीली कर सकता हूं। मेरे को बार बार वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो जब वर्ड बोलता है 12 टाइम्स टर्नओवर रेशियो है, साल में 12 बार घूमा, तो एक बार घूमने का वेलोसिटी कितना हो गया? 1 महीना। यानी मैं अपने डेटर को 1 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ करता हूं। देखो अच्छे से सोचना सिखा रहा हूं, अगर जनवरी में बेचा, पैसा कब आ जाएगा? फेब में। फेब में बेचा, मार्च में। मार्च में बेचा, अप्रैल में, अब सो ऑन, मजाक नहीं कर रहे हैं, सो ऑन। अक्टूबर में बेचा, नवंबर में बेचा, दिसंबर में बेचा, जनवरी कब का? इस चीज को देख के बच्चे कुछ बोल। भैया जो भी दिसंबर में सेल होगा उसका पैसा इस साल नहीं आएगा। वो डेटर जिसका पैसा इस साल नहीं आए उसी को हम लोग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। अगर तुमको कोई बोले डेटर का क्रेडिट पीरियड 1 महीना, तो तुम बोल देना जो लास्ट महीने में सेल करोगे वो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्योंकि उसका पैसा तुमको कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर मिलेगा। और यही डेटर दिसंबर वाला सेल मेरा हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। ये एनालिसिस है क्रेडिट पीरियड या वेलोसिटी का। वेलोसिटी बोलता है हमको जो भी डेटर से पैसा मिलता है वो 1 महीने बाद मिलता है। तो जब जनवरी से सेल करने लगोगे, हर साल का पैसा इसी साल आ जाएगा। जनवरी का पैसा फरवरी, फरवरी का पैसा मार्च, अक्टूबर का नवंबर, नवंबर का दिसंबर। बट जब दिसंबर में गुड्स बेचोगे ना, उसका पैसा इस साल नहीं आएगा। उसका पैसा कब आएगा? नेक्स्ट ईयर आएगा। और अगर कोई डेटर है जिसको माल बेच दिए बट पैसा नहीं आया, नेक्स्ट ईयर आएगा, वही तो मेरा क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। आपको सिंगल एंट्री में क्या देगा? कोई भी एक इंफॉर्मेशन दे देगा, या तो डेटर या क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी डेटर या फिर क्रेडिट सेल्स। आपको वेलोसिटी या टर्नओवर रेशियो में एक इंफॉर्मेशन दे देगा, आपको दूसरी चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, मान लो बोला क्लोजिंग डेटर 2 लाख, क्रेडिट पीरियड 3 महीना, बोलेगा टोटल क्रेडिट सेल्स बताओ। हड़बड़ी मत करना,
टोटल क्रेडिट सेल्स बताओ, ये तुमको क्वेश्चन बोला, कैसे सोचेंगे आप, कैसे सोचेंगे आप? फोर टाइम्स बच्चा बोल रहा है सर टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स। हां सर, टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपने बोला क्रेडिट सेल्स बाई डेटर्स 4 टाइम्स। सर ये है 2 लाख, तो सर सेल्स हो गया, डेटर 2 लाख है ना, ये टाइम्स है ना, 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 4 कितना हो गया, 8 लाख हो गया। अब इतना सोचने में टाइम थोड़ी लगाएंगे हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते 2 लाख रुपया डेटर से लेना बचा है, डेटर का क्रेडिट पीरियड 3 महीना है, मतलब लास्ट 3 महीना में 2 लाख का माल बिका है, उसी का तो पैसा नहीं मिला होगा। अगर 3 महीना में 2 लाख का माल बिका है तो 12 महीने में कितने का माल बिका है, 8 लाख। ये बता पाते हैं? 3 महीना 2 लाख, तो 12 महीना हो गया 2 लाख बाई 3 महीना इंटू 12 महीना, विच इज इक्वल टू, सर जरूरी है कि हर 3 महीने में 2 लाख का ही माल बिके? आंसर ही जरूरी नहीं है, बट जब ये रेशियो निकालते हैं ना तो एक अजम्पशन लिया जाता है, सेल्स एंड परचेज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पीरियड, नहीं तो फिर इस रेशियो का कोई काम ही। हम लोग एक बेसिक अजम्पशन लेते हैं, 2 चीजें मैंने बोली, एक मैंने वर्ड बोला था एवरेज क्रेडिट पीरियड, मतलब जरूरी नहीं है हर डेटर 1 महीने पे एग्जैक्टली पेमेंट कर देता है, कोई 1 महीना 5 दिन 10 दिन 2 महीना, कोई 15 दिन 20 दिन 7 दिन 5 दिन में भी पेमेंट कर देता है। दूसरा, जब डेटर टर्नओवर रेशियो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हम लोग निकालते हैं ना, हम लोग ये बेसिक अजम्पशन लेते हैं कि जो भी मेरा परचेज या सेल्स है वो पूरे थ्रू आउट द पीरियड क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म नहीं लोगे तो इस रेशियो से कैलकुलेशन हमेशा वेग होगा, वो कैलकुलेशन कभी भी सही हो ही नहीं सकता। हम लोगों को एग्जाम में कोई 1 या 2 इंफॉर्मेशन देगा और बोलेगा दूसरा वाला कैलकुलेट करके अपना बैलेंस शीट पीएल बनाओ। अगर मान ले इसी का उल्टा तेरे को ऐसे दे दे, वेलोसिटी, डेटर्स वेलोसिटी 2 मंथ्स, मतलब ये क्या निकल गया, क्रेडिट पीरियड, टोटल क्रेडिट सेल्स दे दिया, टोटल क्रेडिट सेल्स पूरे साल का 60 लाख रुपया, मेरे को पूछ रहा है बताओ क्लोजिंग डेटर्स कितना है, कैसे निकाला, कैसे निकाला? सर ये 60 लाख 12 महीने का सेल है, तो अगर 2 महीने का सेल निकाल लो तो मेरे को डेटर का बैलेंस अपने आप मिल जाएगा। तो 60 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, बोल कितना होता है? बट अजम्पशन है, क्या अजम्पशन है? सेल्स एंड परचेज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पीरियड, अदरवाइज ये सब कैलकुलेशन करना पॉसिबल। तो सर आप अजम्पशन लेके काम कर रहे हैं, आंसर इज सिंगल एंट्री है ना, मिसिंग इंफॉर्मेशन। वो मेरे को ऐसे ही बोल रहा है कि यार देखो नॉर्मली मेरे को हर 1 महीना में पैसा मिल जाता है और वो पूरा सेल्स बता नहीं पा रहा है या डेटर बता नहीं पा रहा है, तो मेरे को तो अपना जजमेंट लेके वैल्यू निकालना पड़ेगा कि चलो 60 लाख का सेल है, 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है, तो 10 लाख का डेटर अभी भी बाकी होगा। पहले बताइए टर्नओवर रेशियो और वर्ड वेलोसिटी क्लियर है? टर्नओवर रेशियो एक्चुअली मींस द एफिशिएंसी विथ विच यू आर यूटिलाइजिंग एन एसेट और एफिशिएंसी विथ विच यू आर पेइंग योर लाइबिलिटीज। एसेट में हम लोग हमेशा चाहेंगे एफिशिएंसी हाई हो, लाइबिलिटी के पेमेंट के समय हम लोग हमेशा चाहे टर्नओवर लो हो। जितना टर्नओवर रेशियो कम होगा उतना लेट से पेमेंट करना होगा, जितना लेट से पेमेंट होगा मेरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मेरे लिए फेवरेबल रहेगा। सिंपल सोचो, माल बेच के पैसा आ जाता है 1 महीना और क्रेडिटर मेरे को क्रेडिट पीरियड देता है 3 महीना, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। आज खरीदा, पैसा देना है 3 महीने बाद, बेच के पैसा 1 महीने में ही आ जाएगा, तो मेरे पास तो हमेशा सरप्लस कैश रहेगा जो 2 महीने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो मेरे को मेरे बिजनेस में कभी भी कैश क्रंच का प्रॉब्लम नहीं होता है। ऑन दी अदर एंड सोचो, क्रेडिटर बोल रहा है कैश में पेमेंट करो, डेटर बोल रहा है 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो बिजनेस में हमेशा तंगी रहेगी। तुमको 3 महीने का कैश एनी टाइम चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा? क्रेडिटर को तो हर दिन पे करना है, बट डेटर से पैसा कब आएगा? 3 महीने बाद। ये सब टाइप के बिजनेस में जो तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज होगा ना, प्रॉफिट मार्जिन, वो हायर होगा।
क्यों? तुम सामने वाले डेटर से इंटरेस्ट भी भुगतोगे, निकालोगे, बोलेगा भाई तुम 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, मेरे को क्रेडिटर को देना पड़ता है रोज, तो 3 महीने के पीरियड का तुम इंटरेस्ट भी देगा मेरे को सेलिंग प्राइस के साथ साथ। तो इन टाइप के बिजनेस में हम लोग जीपी मार्जिन या मार्जिन हायर रखते हैं ताकि हम इंटरेस्ट वगैरह कॉस्ट को भी कवर कर सकें। ये तुम्हारा थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चैप्टर आएगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वहां पे तुमको ये सारा चीज देखने को मिलेगा। तुम पढ़ोगे वर्ड्स लाइक ऑपरेटिंग साइकिल, वर्ड्स लाइक टर्नओवर रेशियोज, वर्ड्स लाइक तुम पढ़ोगे पेमेंट पीरियड, क्रेडिट पीरियड, ये सारे वर्ड्स तुमको वहां पर भी देखने मिलेंगे। डन है क्या? पहले बोलो दोनों वर्ड का मतलब समझ में आया। अब 2 टाइप के बच्चे होंगे क्लास में। पहला बच्चा जो फॉर्मूला लर्न करेगा और फॉर्मूले में आइटम को बैठा के अपना आंसर कैलकुलेट करेगा। दूसरा बच्चा जो फॉर्मूले पे ध्यान ही नहीं देगा, सिंपल लॉजिक पे जाएगा। जो मैंने बोला, मान लो क्रेडिट पीरियड दिया 2 महीना, तुमको डेटर का वैल्यू दे दिया, तो तुम बोलो 2 महीना बराबर इतना, तो पूरे साल का 12 महीने का सेल्स कितना। या फिर उल्टा, 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दे दिया, पूरे साल का सेल्स दे दिया, अब पूरे साल का सेल्स इक्वल टू इतना, तो 2 महीने का सेल्स कितना, वही मेरा क्लोजिंग डेटर निकल जाएगा। आपको जो इच्छा आप वो यूज करो, बस एक ही चीज ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। हड़बड़ी में अगर गलती होता है तो वो चीज अवॉइड करेंगे। आप अपना फॉर्मूला से चलना चाहें, आप फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। दोनों टर्नओवर रेशियोज वर्ड का मतलब क्लियर है क्या? जैसा डेटर में पढ़ाया सेम क्रेडिटर में है, बस क्रेडिटर के लिए पेमेंट वर्ड होता है और डेटर के लिए रियलाइजेशन वर्ड होता है। यहां पर सेल्स पे सारा काम चलेगा और वहां पर परचेज पे सारा काम चलेगा। डन? लिखे पॉइंट 1, डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो डैश करके लिखो। It refers to the number of times it refers to the number of times the investment in debtors rotates during a period. Investment in debtor rotates during a period. नीचे लिखना है फॉर्मूला वाइज, DTR is equal to credit sales divided by closing debtors. आप ब्रैकेट में लिख लेना क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग डेटर्स। आप ब्रैकेट में लिख लेना इन FM we use, बोलो कौन सा डेटर्स? एवरेज डेटर्स। एवरेज कुछ नहीं होता रे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। इन FM we use एवरेज डेटर्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, डेटर्स वेलोसिटी ब्रैकेट में एवरेज क्रेडिट पीरियड refers to the period in which the amount due from a debtor is realized. Amount due from a debtor is realized. नीचे लिखो डेटर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखा रहा हूं, डेटर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला ध्यान से लिखना, मंथ्स या डेज किसी में भी कैलकुलेट हो सकता है, तो 12 मंथ्स ऑब्लिक 365 डेज डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। 12 मंथ ऑब्लिक 365 डेज डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। मान लो डेटर टर्नओवर रेशियो 4 है, 4, तो एक साल में 4 बार घूमता है, तो हर बार कितने महीने में घूमता है? 3 महीने में, तो ये वेलोसिटी हो गया। मान लो डेटर्स टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, तो साल में 6 बार घूमता है, तो हर बार घूमना 2 महीने में। मान लो डेटर्स वेलोसिटी 24 टाइम्स है,
डेटर्स टर्नओवर 24 टाइम्स, तो हर हाफ मंथ में एक बार डेटर घूमता है, यही हो गया डेटर का क्या, वेलोसिटी। नीचे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, पॉइंट 2, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो refers to creditors turnover ratio refers to the number of times the creditors are paid during the year. Yeah, the creditors rotates during the year. Number of times the creditors are paid during the year, या rotates during the year. Full stop. नीचे लिखो CTR is equal to credit purchases by closing creditors. FM में क्या यूज कर लेंगे, एवरेज, ठीक है, वो लिखो मत। नीचे क्रेडिटर्स वेलोसिटी ब्रैकेट में एवरेज पेमेंट पीरियड refers to the period in which amount due to creditors is settled. Amount due to creditors is settled. फॉर्मूला वही रहेगा, क्रेडिटर वेलोसिटी इज इक्वल टू 12/365। अगर आपको मंथ्स में निकालना है तो 12 डेज में निकालना है तो 365, 12/365 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं, तो वो 52 भी कर सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, फुल स्टॉप। नीचे एग्जाम्पल, अब मैं कुछ एग्जाम्पल करवा रहा हूं, लिखना शुरू करें, ठीक है। लिखना है सबसे पहले क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर ₹72 lakhs. Credit sales for the year ₹72 lakhs. Debtor turnover ratio 6 times. Find closing debtors. फॉर्मूला लगा के निकालना चाहो तो फॉर्मूला लगा के निकाल लो, सोच के निकालना चाहो तो सोच के निकाल लो। मैं दोनों यहां पे आपको ऑल्टरनेटिवली दिखा देता हूं। अगर डीटीआर दे तो फॉर्मूला सिंपल पड़ता है, फटाफट हो जाएगा। डीटीआर का फॉर्मूला बता, क्रेडिट सेल्स बाय क्लोजिंग डेटर्स। अब दो चीज का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्लोजिंग डेटर इक्वल टू क्रेडिट सेल कितना है रे, 72 lakhs, डीटीआर कितना है रे 12 टाइम्स, तो कितना हो गया 6 lakhs। 6 टाइम्स है क्या, हाँ ठीक है, क्रेडिट सेल तो सही लिखा है मैंने, ये 6 टाइम्स लिखना है मेरे को यहां पे, 6 टाइम्स। तो मेरे को बता कितना रुपया क्लोजिंग डेटर, 12 लाख। एक तो हो गया फॉर्मूला वाइज, फटाफट हो जाता है ये भी, इसमें भी कोई टाइम नहीं लगता है। दूसरा सोचने वाइज, 12 महीने के सेल इक्वल टू 72 lakhs। अब अगर 6 बार डेटर पेमेंट करता है तो हर बार कितने महीने में करता है, 2 महीने में, तो 2 महीने का सेल बराबर कितना होगा, 72 लाख बाई 12 इंटू 2, कितना आएगा ये 12 लाख। आप दोनों यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये थोड़ा सोच के करने वाला काम है, ये थोड़ा फॉर्मूला वाला काम है, जो आपको समझ में आए। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2।
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर ₹5 lakhs. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर ₹5 lakhs. क्लोजिंग डेटर 5 lakhs. डेटर टर्नओवर रेशियो 8 times. फाइंड क्रेडिट सेल्स. 40 लाख समझ पाते हैं? 8 बार डेटर घूमता है साल में, तो अगर 5 लाख इन्वेस्ट करूंगा, 5 लाख इन्वेस्ट करूंगा, 8 बार रोटेट करेगा तो कितनी सेल ला कर देगा? 40 लाख ला कर देगा. हर रोटेशन का 5 लाख रुपया सेल्स, तो 8 रोटेशन का कितना सेल्स? 40 लाख रुपया. फॉर्मूला में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है. DTR इक्वल टू क्रेडिट सेल्स बाय क्लोजिंग डेटर्स. ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं. हां, मेरे को भी मजा नहीं आता है सब करने में. हमको क्या निकालना है? क्रेडिट सेल्स निकालना है ना. क्रेडिट सेल्स इक्वल टू, मेरे को बता, क्लोजिंग डेटर 5 लाख, DTR 8 times 40 lakhs. सर अगर ये सोच के निकालना हो तो कैसे निकाले? 8 बार घूम रहा है, मतलब पता है हर 1.5 महीने में, कितने महीने में? 1.5 महीने में घूमता है. 1.5 महीने का सेल बराबर 5 लाख, तो 12 महीने का सेल कितना होगा? 5 लाख बाई 12 इंटू बाई 1.5 इंटू 12, ये वही आएगा 40 lakhs. मैं सिर्फ सोचने का बात सिखा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं. हां करेक्ट, यही मैं बोल रहा था. अगर तुम वो वाला मीनिंग याद रखोगे कि टर्नओवर रेशियोज मींस एफिशिएंसी, तो अगर मेरा डेटर 5 लाख, मतलब डेटर के अंदर इन्वेस्टमेंट 5 लाख है और वो 8 बार रोटेट करेगा, मतलब 40 लाख की सेल्स ला कर देगा. वो एफिशिएंसी वाला मेजर हो गया. आप जितने टाइप से मतलब ध्यान रखोगे ना, उतना इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे. एग्जाम्पल 3, क्रेडिट सेल्स 50 लाख. क्रेडिट पीरियड डेटर को जो मैं अलाउ करता हूं 3 months. फाइंड क्लोजिंग डेटर्स. क्रेडिट पीरियड को आप वेलोसिटी भी बोल सकते हो. 1250 कुछ नहीं करेगा. कैलकुलेशन एफिशिएंटली कर पाना ये बच्चे का, मतलब क्या बोलूं तुमको, नॉलेज है, बच्चे का तरीका है. इसके लिए वो कभी मार्क्स नहीं काटते हैं. हाँ, आप एकदम मतलब शॉर्टकट लगा रहे हो कि उस शॉर्टकट का मतलब क्या हुआ, आधा दिमाग में कैलकुलेट कर लिया, आधा लिख दिए, वो बात सही नहीं है. बट ये चीज कैलकुलेट कर पाना कि इसका मतलब इतना तो इसका मतलब इतना, ये गलत नहीं है. वर्किंग नोट आप अपनी तरीके से दिखाओ. पूरे साल भर का सेल 50 लाख, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है, बोल रहा है क्लोजिंग डेटर कितना है. अब एक बच्चा लगाएगा फॉर्मूला. उसका फॉर्मूला बोलता है, सुनना, वेलोसिटी 3 months. वेलोसिटी हो गया 12 डिवाइडेड बाई DTR. तो मेरे को डेटर टर्नओवर रेशियो बताओ कितना हो गया? 4 times. अब भैया 4 times के हिसाब से क्रेडिट सेल्स बाई डेटर्स इक्वल टू 4. तो सर डेटर हो जाएगा 50 लाख डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 12. एक जिसको फॉर्मूला चाहिए वो ये करेगा. और एक बच्चा ऐसे बोल सकता है, सर 12 महीने का सेल्स इक्वल टू 50 लाख. तो सर 3 महीने का पैसा बाकी है, तो 3 महीने का सेल्स इक्वल टू 50 लाख बाई 12 इंटू 3, 12.5 lakhs. डन. बच्चा फॉर्मूला भी लर्न करता है, पता है कैसे? अगर डायरेक्ट वेलोसिटी से निकालना है तो फॉर्मूला हो गया, डेटर निकालना है तो सेल्स इनटू डेटर्स वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 12. हाँ, ये भी लर्न करता है बच्चा.
माथा ही मत लगाना है सब में, हाँ गलती कर देंगे लर्न करके। लास्ट एग्जाम्पल, क्लोजिंग डेटर्स 5 लाख, डेटर्स वेलोसिटी यानी क्रेडिट पीरियड 1.5 months। तो मेरे को बताइए टोटल क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर। कैसे निकाला 40 लाख? अब मैं सिर्फ एक तरीका लिखूंगा, 1.5 महीने की सेल्स बराबर पैसा बचा हुआ है 5 लाख, तो 12 महीने की सेल्स कितनी होगी? 5 लाख बाई 1.5 इंटू 12 कितना आ रहा है रे? समझ पा रहे हैं आप? पक्का? क्वेश्चन जब करेंगे मेरे को फॉर्मूला नहीं चाहिए, फॉर्मूला करेंगे तो बहुत टाइम लगाएंगे आप और बार बार गलतियां करेंगे। डन? तो एफएम वगैरह में आप फॉर्मूला लर्न कीजिए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट्स करते समय ध्यान रखे, बेसिक लॉजिक से आंसर निकल जाएगा। ठीक, आज के लिए सिर्फ इतना ही। होमवर्क एक ही दिया, बोल क्या? हम तो बोले ही थे जल्दी छुट्टी देंगे।